हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। चैप्टर नंबर 7 पे आ चुके हैं हम। बड़ा प्यारा चैप्टर है, मेरा बहुत फेवरेट है ये चैप्टर, जहां पे हम नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं सर? पहली बात तो ये बताओ। देखो, अभी तक हमारी जो कहानी चली है, तो ये कहानी जो चली है वो शुरू हुई है हमारे बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई, सेम लड़ाई, रूल बन के चिपक चुके हैं। अब जो दीवार में रूल बन के चिपके हुए हैं फ्रिज पे, उसमें पहली चीज क्या बताई गई है कि बड़ा भाई ये होगा, छोटा भाई ये होगा। तो इन बड़े छोटे भाइयों के कमरे में जो जो सामान है, सबसे पहले उन सामानों पे हक किसका है, क्या है, कौन है वो सामान, सामान जिंदा है, क्या हो गए, उन सामान के बारे में बात हो रही है। तो यानी कि हमने जो पहले यूनियन पढ़ा, हमने यूनियन में यह जिक्र कर लिया कि यूनियन है ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये सारे छोटे भाई खड़े होकर नहीं कह रहे कि हम जा रहे हैं ये घर छोड़ के, ये नहीं हो सकता। अब जो यूनियन में स्टेट्स में सबसे पहले लोग कौन है, कौन लोग हैं? हम और आप हैं, इंसान हैं, पीपल हैं, जिंदा लोग हैं। ये जो पीपल लोग हैं, ये सारे पीपल, इनमें से बाइफर्केशन हो गया होगा, कोई पीपल बाहर के हैं, कोई अंदर के हैं, ये तो होगा, तो बस दो तरह के लोग हो सकते हैं। ठीक है, अब पीपल में इनके पास सबसे पहली चीज क्या आई पैदा होते ही कि क्या वो इंडियन है कि नहीं, क्या उनके पास नागरिकता है कि नहीं, क्या उनकी सिटीजनशिप के ऊपर कोई क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं। अब इन सिटीजन्स को क्या अधिकार मिलेंगे वो हम पढ़ लेंगे, वो तो आगे पढ़ लेंगे फंडामेंटल राइट्स में, क्या उनकी जिम्मेदारी है वो भी आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, पर लेकिन अभी पहले ये तो जाने कि नागरिक कौन कौन कहला सकता है। सही बात है, पहला क्वेश्चन है ये। अब ये नागरिकता का डिसीजन आज हम करेंगे, जिसमें हम, ये है हमारा चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इस आपकी फेवरेट आपकी बुक में ये वाला। ठीक है, अब ये लेटेस्ट एडिशन है, हो सकता है अगर कोई और एडिशन इसमें आ जाता है देन हम वो भी टेकअप कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, आगे चलते हैं। हमारे संविधान का ये पार्ट 2 कहलाता है। पार्ट 2। पार्ट 1 वाज यूनियन और उसकी टेरिटरीज के जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का एरिया, स्टेट्स का एरिया, क्या क्या हो सकता है। आगे करते कहानी शुरू, कैसे होगी, क्या होगी। तो ये, अच्छा ये भाई साहब थोड़ा लंबे खिंच गए, देखो इनको थोड़ी लेंथ बढ़ गई है, चेहरा इतना लंबा है नहीं। खैर, ये इनका क्यूआर कोड है भाई साहब का, और आप इनसे यहां कनेक्ट हो सकते हो। ये भाई साहब आपको सारे के सारे पीडीएफ, आपके डाउट, आपके जो आपके क्वेश्चन आते हैं, आपके जो आपको प्रॉब्लम आती है, वो लाइव यहां पे डिस्कस होता है हर वीकडे शाम को 7 बजे। ठीक है जी, ये हो गया। क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, नहीं तो आप ये सर्च कर सकते हो, आदित्य तिवारी सर _ यूपीएससी वाला, ये इनका नाम है। ओके, लेक्चर शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। जो अगले साल के लिए 25, 26, 27 के लिए जो कोर्सेज हैं ऑनलाइन के, वो वापस शुरू हो रहे हैं। उनका नया नया इटरेशन शुरू होगा। संकल्प 2026, टाइटन 2026 और सृजन प्रोग्राम, जिसने काफी सारे मेंस लिखने वाले बच्चों की हेल्प करी है। कितने जो टॉपर्स थे उनको हेल्प हुआ है सृजन से। तो जिसमें प्रीलिम्स का, मेंस का मेंटोरशिप प्रोग्राम ये मिलता है। तो 11,999 इज प्राइस फॉर संकल्प, 11,999 द सेम प्राइस इज फॉर टाइटन, विच इज प्योर इंग्लिश बैच। इसके अलावा हमारा जो प्रहार बैच है, जो अगले साल जो बच्चे अटेम्प्ट देने वाले उनके लिए 7,999 का बैच ये रहा। और यूपीएससी अगर आपको ऑप्शनल पढ़ना है अलग से, तो उसकी प्राइस है 8,999, ये भी 2025 के लिए है। नाउ जो प्रारंभ बैच है फॉर 2027 एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, जिनको 2027 में, यानी आज से 3 साल बाद जिनको एग्जाम लिखना है, उनके लिए 34,999 में प्राइस यहां पे रिवील हो गई है। कोई भी डाउट हो, कोई भी इंक्वायरी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप इस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी लगी हुई है, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। सो ये था, आप चलते हैं लेक्चर शुरू करते हैं। आगे कहानी शुरू करते हैं। क्या हुआ? आजाद हुए। ठीक है, आजाद हो गए थे। जब आजाद हो रहे थे उस समय ये कहानी भी हो गई थी। पार्टीशन, जो गहरा दंश है, जिसमें कि हमारे दादा दादी लोग, परदादा, जो अगर किसी के हो परदादा परदादी लोग, तो आप एक बार जरा उनसे पूछ के देखना कि वो समय कैसा था। वो लोग ना डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं बात को, वो बोलते भी नहीं है। वो उनसे आप पूछो कि दादी उस समय का समय क्या था, कहेंगे मत पूछो बेटा, क्योंकि वो समय बहुत भयावह समय था। इतना ज्यादा मूवमेंट हुआ था। हिस्टोरिकन्स, देखो हिस्टोरियंस के हिसाब से जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो कहती है 15 लाख के आसपास। ऐसा 15 लाख के आसपास एक नंबर है जो घूम रहा है। बट द रियल नंबर, द रियल अफेक्टेड पॉपुलेशन, भले ही वो शिफ्ट नहीं हुई हो, यहीं रह गई हो, उसकी पॉपुलेशन का जो इंपैक्ट जो उन्होंने झेला है, वो नॉट लेस देन 30 लाख। आराम से इतने लोग रहे होंगे जिन्होंने पार्टीशन का दंश कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में झेला है। ठीक है, आगे बढ़ो कहानी। जब इतने लोग आने जाने लग गए, पीपल फ्रॉम बोथ द कंट्रीज, वेस्टर्न पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बीच में इंडिया। अब क्या हो रहा है, इस वेस्टर्न ईस्टर्न, यहां उस समय जो बॉर्डर था, ये बॉर्डर बहुत ज्यादा पोरस था। ये बॉर्डर बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं, सीलबंद नहीं था। ऐसा नहीं था कि एयर टाइट है एकदम, वाटर टाइट है एकदम, कोई नहीं आप आ जा पा रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, कोई कहीं से भी आ जाए, पहाड़ी कूद के आ गया, यहां पे आ गए लोग, आ गए इंडिया के हो गए, ऐसा हो रहा था। ऐसे में नेहरू जी को जो भारत मिला था उस समय, वो भारत एक ऐसा था जो बिखर रहा था, जो सारे के सारे पर्सनली स्टेट जो परेशान घूम रहे थे कि हम आजाद हो जाए कि नहीं हो जाए, ये सबके सब अलग परेशानी है। देश में क्या करें, ये उस समय का सिचुएशन है। आप ये मान के चलो, इस पोरस बॉर्डर को मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपके पास मान लो एक खंडर घर आपको मिला है, उसकी दीवारें टूट रही हैं, उसकी बाउंड्री टूटी हुई है, छत में से पानी आ रहा है, किचन में जो है चूहे हैं, ऐसा घर था वो।
ठीक है। अब आप जब कोई अब आपको जब इस घर की जिम्मेदारी मिली, आप पहले करोगे क्या? क्या पहले खाना किचन पे काम करोगे, पहले बॉर्डर बाउंड्री पे काम करोगे, पहले लोगों को जिंदा रखोगे, पहले क्या करोगे? क्या इस समय इंडियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 35-38 साल थी, 40 साल थी। ये 40 साल से ऊपर जीत गए तो बहुत बड़ी बात मान ली, आहा कितने बड़े आदमी हो गए, ये बड़े ही लोग होंगे। तो अब ये हो रहा था, आप इमेजिन करो हम वहां से आए हैं। तो नेहरू जी ने उस समय का देश हमारा संभाला। जब आजाद हुए 47 से 1950 तक, ये जो 3 साल के भीतर ऐसे इतने ज्यादा लोग आगे पीछे आते जा रहे हैं। कोई एक बार पाकिस्तान होके आ गया, पाकिस्तान में जाके पिट के आए, वहां से वापस कहते नहीं हम तो इंडिया जा रहे हैं वापस, हमसे नहीं हो पा रहा, आ गए वापस। तो ऐसे में हमने क्या किया, जब अगले साल तक ऐसे ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए थे, हमने कहा अब हो गया, ज्यादा हो गया, 11 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, 11 महीने 4 दिन ऐसा मान लेते हैं, मोटा मोटा मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो इतना जब हमने समय दे दिया, इस समय तक तो लोग फ्री फॉल हो रहा था, इधर से उधर खूब हो रहा था। आप आ रहे हैं वो अलग बात है, कैसे आप आ रहे हैं वो भी अलग बात है, लेकिन आ जा रहे हैं, ये हो रहा था। ऐसे में हमने वहां पे लगाया परमिट सिस्टम। दोनों देशों ने फैसला किया कि अरे साहब याकूब खान तुम भी सुन लो, याया खान तुम भी सुन लो, और हम भी लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इस समय पे एक परमिट सिस्टम लगा दो कि आप अगर अपने देश से कूद के यहां आ रहे हो तो अपने देश से पहले परमिट, एक पीली पर्ची लेके आओ। पीली पर्ची पे क्या लिखा होगा? एक सरकारी मोहर लगी होगी, उस सरकारी अफसर का सिग्नेचर होगा जो बॉर्डर पे बैठा होगा, जो आपको जाने दे रहा है, ट्रेन से, बस से, पैदल, जैसे भी जा रहे हो आप, आपकी मर्जी से। मिलिट्री का अफसर होगा जनरली वो, चलो ठीक है। यानी कि अब परमिट सिस्टम लागू हो गया है। परमिट सिस्टम के तहत कई सारे लोगों को परमिट मिली, कईयों को नहीं मिल पा रही थी, ये भी प्रॉब्लम थी। और कई ऐसे भी लोग थे जो आना चाह रहे थे, लेकिन उनके जो गली मोहल्ले के गुंडे लोग थे वो उनको पहुंचने नहीं दे रहे थे बॉर्डर तक। ये भी इशू हो रहा था, इशू बहुत ज्यादा हुआ है, कोई उसमें दो राय है ही नहीं। फिर फाइनली जब परमिट सिस्टम किसी तरह आ गया, हमने कहा परमिट सिस्टम लगा दिया गया है। ये परमिट सिस्टम अब उनको अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री से लेके आना है, अपनी रिस्पेक्टिव सरकारों से लेके आना है टू क्रॉस द बॉर्डर एंड मूव टू द अदर कंट्री। अब जो आ रहे हो आप, कोई परमिशन पर्ची कुछ लेके आओ ताकि नंबर काउंट हो सके कितने लोग आ जा रहे हैं। ये उस समय काम कर रहा था पासपोर्ट और वीजा का ऑल्टरनेटिव था। हमारे यहाँ फॉरेन एंट्री एक्ट हमारे पास था, पहले से कानून था, ऑलरेडी था, ब्रिटिश का दिया हुआ कानून था। उल्टा हमारे पास पासपोर्ट एक्ट भी था। लेकिन इस समय देश उस समय फटेहाल में है, उस समय संविधान लिखा नहीं है, उस समय काम हो नहीं पा रहा है सही से। इस समय पे हमारी सरकार ने इतना सारा काम करने के लिए हमारी संविधान सभा संविधान सभा नहीं, हमारा सारा काम संभाला उस समय देश का। यानी संविधान सभा ने, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये। तो असेंबली ने इस समय दोनों भूमिका निभाई है। पहली तो क्या कि वो डोमिनियन लेजिस्लेचर भी थी इंडिया की, ठीक है। दूसरी चीज, उन्होंने संविधान लिखा ही है जो इस पर्पस के लिए उनको बनाया गया था। दोनों काम थे। और इसी संविधान सभा में से निकली थी क्या? इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार। इंटरिम गवर्नमेंट हेडेड बाय हु? इंटरिम सरकार के जो हमारे पीएम थे वो कौन थे? हेडेड बाय हु? नाम बताना जरा। हेडेड बाय, HEADED, हेडेड बाय, आंसर, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हम सरकारों ने फैसला कर लिया कि चलो ऐसे काम कर लेते हैं, ये ऐसे कुछ ना कुछ तो हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएगा, क्या करना है। आ गए लोग, अब आते जाते रह रहे हैं। 26 जनवरी 1950 हम आजाद होकर बैठे हैं। इस समय अब जब हमारा संविधान लागू हो गया है, ये बात समझ लो आप कि संविधान लागू होते ही देश में दिख रहे हैं दो तरह के लोग। कौन से? एक तो सिटीजन है, एक एलियन है। सिटीजन कौन हो गए और एलियन कौन हो गए, मान लेते हैं, इसको तय करते हैं। चलो, आप रहते हो किराए के घर में, मान लो आप तैयारी करने आ गए हो, दिल्ली मुखर्जी नगर में रह रहे हो आप, या करोल बाग में रह रहे हो, जहां भी आप रह रहे हो। आपने देखा कि हमारे जहां आप पीजी में रहते हो, जहां पे आप खाना मेस में खाते हो, उनके अपने टिफिन में खाते हो, जो भी खाते हो, तो आपके पास कुछ अधिकार नहीं है जो उस मकान मालिक के पास है। सही बात है, उस मकान मालिक का घर है वो, उसने कहा मेरी मोटरसाइकिल यहां खड़ी होगी, तुम अपनी साइकिल हटाओ यहां से, तुम अपना जो है सामान तुम पीछे के दरवाजे से लाया करो, तुम अपने यहां से मत आया करो। या जो होता मकान मालिक हमेशा परेशान करते हैं, उनका एक ही काम होता है। खैर ठीक है, तो ऐसे ही सिटीजन्स हैं और ऐसे ही एलियंस हैं, ठीक है। अब सिटीजन्स तो वो हुए जो उस देश के मूल निवासी हैं, जो इंडियन स्टेट में जुड़े हुए हैं और यहां पे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स अपने निभा रहे हैं। साथ में इनके अलावा ये कुछ ड्यूटीज भी अदा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज, इनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, यही आगे आएगा, अभी हम पढ़ेंगे 7वां 8वां 9वां चैप्टर हमारा, जब आगे 10वां चैप्टर हमारा। चलो ठीक है। एलियंस जो बाहर से आए हैं, यानी कि दे आर सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट, वो कहीं और के निवासी हैं, हमारे यहां कहीं और वो आए हैं, बस घूमने आए हैं, जो भी करने आए हैं। इसका मतलब है वो सारे के सारे दे डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। कुछ तो वो भी एंजॉय करते हैं, जो जो कानून उनको अधिकार देता है वो तो वो एंजॉय करेंगे, बट दे डू नॉट एंजॉय ऑल द पॉलिटिकल राइट्स। कोई बाहर का ट्रम्प अब यहां के अगर राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ये नहीं हो सकता। अब जो एलियन है वो भी दो तरह का होगा, फ्रेंडली होगा चाहे एनिमी होगा। ये दो बातें क्लियर हो गई। फ्रेंडली एलियन कौन है? मान लेते हैं ट्रंप यहां आए हैं, तो ट्रंप इंडिया में वेलकम गेस्ट हैं कि आओ भैया, आप तो बड़े आदमी होने वाले हो, अगर आप नवंबर में जीत गए चुनाव तो बड़ा ही एकदम बवाल हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये फ्रेंडली एलियन कहला दिए गए, ठीक है। अगर एक तरफ कोई ऐसे देश से कोई व्यक्ति आ जाए जिससे हम उस समय जंग लड़ रहे हैं,
हम उसमें उनसे ऐसी बात कर रहे हैं कि भैया तुम्हारे साथ हमारी दुश्मनी चल रही है और तुम यहां आके हमारे घर पे बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो यहां पे, निकलो यहां से। एनिमी एलियन वो कहला दिया गया। साथ में एनिमी एलियन वो इंडियन जो एनिमी कंट्री से दोस्ती कर रहे हैं, एनिमी कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। मैं इंडियन हूं और जंग छिड़ रही है पाकिस्तान से, मैं क्या कर रहा हूं, पाकिस्तान से अभी भी मैं जूट का, कोकोनट का, इनका व्यापार करने लग रहा हूं, तो मतलब मैं उसमें एनिमी एलियन कहलाऊंगा। ये बात सही है। एनिमी एलियन को कुछ राइट्स कम मिलते हैं, आर्टिकल 22 एग्जांपल है उसका, ठीक है, नहीं मिलते अधिकार। आर्टिकल 22 जो कहता है कि आपको मतलब प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम अरेस्ट, वो सब चीजें, तो एनिमी एलियन को वो सब नहीं मिलता। एनिमी एलियन तुम एनिमी माने जाओगे तुम अगर इंडिया में हो इस दौरान जब हम लड़ाई कर रहे हैं उस कंट्री से, और तुम उस कंट्री से आके यहां बैठे हुए हमारे यहाँ, तो बस जरा पहले अपना नाम पता पूरा बता के जाओ, तो सारी बातें इनसे की जाएंगी उल्टा सीधा। चलो आगे बढ़ो। अब जब जो हमारे सिटीजन हैं, जो नागरिक जिनको हमने नागरिक अपना घोषित कर दिया, इन नागरिकों के पास कुछ अपने अधिकार हैं। क्या अधिकार हैं? पहली बात तो आपके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं होगा, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा किसी भी फॉर्म में। जो 5 तरीके के ग्राउंड्स लिखे हुए हैं संविधान में, क्या? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 चीजों पे आपके साथ कोई भेदभाव कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यू आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ जब आपको कोई रोजगार देना होगा, आर्टिकल 16, ठीक है। आपके पास बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप चाहो तो रैलियां निकाल लो, आप चाहो तो एसोसिएशन बना लो, मूवमेंट फैला दो, आप कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रोफेशन चुनना है चुन सकते हो। पर क्या ये चीजें उन लोगों को मिल रही हैं जो यहां पे बाहर से आके रह रहे हैं? नहीं मिल रही उनको, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 29-30 आपके अपने कल्चरल, आपके अपने एजुकेशनल राइट्स, अगर आप माइनॉरिटी हो तो आपको वो भी मुहैया होंगे कि आप चाहो तो अपने हिसाब से अपने स्कूल, अपने हिसाब से अपने कल्चरल, अपने इंस्टीट्यूट आप चला सकते हो, ठीक है। आपको इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है। रशिया की पॉपुलेशन को यहां आगे वोट देने का अधिकार थोड़ी है, वो तो रशिया के आदमी चुन लेंगे, फिर तो नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपको इलेक्शन में खड़ा होने की छूट है। आप देश के हाईएस्ट पोजीशन में बैठ सकते हो, इंडियन सिटीजन ही बैठ सकता है, यानी कि पुतिन यहां आके राष्ट्रपति नहीं बन सकते, साफ बात है, क्योंकि वो यहां के नागरिक नहीं है। अब ये समझो, आप प्रेसिडेंट, वीपी, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजेस, ऐसे आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा अहम होते हैं, जिन पे हमारी सरकार है, जिन पे हमारा पॉलिटी पूरा टंगा हुआ है, उनके कंधों पे है। अब एक बात याद रखना, आप यूएस में एक चीज होती है, यूएस में जो सिटीजन होते हैं, ठीक है, अब सिटीजन यूएस में जो वहां पे बाय बर्थ पैदा हुआ है ना, अब, और जो बाय नेचुरलाइजेशन हुआ है, बाय नेचुरलाइजेशन, अभी आगे मैं बताऊं, अभी आगे बात करूंगा इसकी, जब इसकी बात आ जाएगी आपको याद आ जाएगा। तो यूएस में अगर कोई व्यक्ति यहां पे बाय बर्थ पैदा हो रहा है और वो व्यक्ति वही का वही जन्मा है यूएस में, तभी वो यूएस का राष्ट्रपति बन सकता है। इन यूएस की बात हो रही है यहां पे, खाली इन यूएस, ठीक है। जो व्यक्ति वहां पे कई सालों से रह लिया, उसकी 2-3 पीढ़ियां वहां रह ली, लेकिन वो वहां पे पैदा नहीं हुआ है, तो प्रॉब्लम है कि वो वहां का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। ये उसूल है वहां का, ठीक है, ओके चलो। लेकिन हमारे क्या है, अगर आप सिटीजन हो, बस सिटीजन हो, चाहे बर्थ से हो, नेचुरलाइजेशन से हो, डिसेंट से हो, किसी रजिस्ट्रेशन से हो, किसी और चीज से हो, आप भारत के नागरिक हो, दैट्स इट, बस आप राष्ट्रपति बन जाओगे। ये हमारे इतना तो हमारे हमने दे दी छूट। राइट्स जब भी आते हैं, जब भी अधिकार आते हैं, वो ड्यूटीज के साथ आते हैं। जब भी आपको अधिकार आपको मिलेगा तो आपको कोई जिम्मेदारी भी मिलेगी। यू हैव सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट। कौन कौन सी ड्यूटीज, कौन से पार्ट में आती हैं, कौन से पार्ट में आती हैं बेटा, ये बताना है आपको, पार्ट ये बताओ, ठीक है। और जो हमारी ड्यूटीज है, ये किसी एक स्पेशल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। कईयों को याद आ रहा होगा, मैंने इतना बताया है पिछली क्लासों में भी, समग्र बैच में भी बताया है, हर जगह बताया है। चलो ठीक है, आप ये बताना, ये आपका आंसर है, क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। अब आप जब सिटीजनशिप पढ़ोगे तो इसमें आपको 3 तरह से कोई इंपॉर्टेंट 3 शब्द मिलेंगे। पहला है नेशनैलिटी, अगला होगा सिटीजनशिप, तीसरा होगा डोमिसाइल। दोनों समझते हैं, तीनों बात समझते हैं। नेशनैलिटी क्या है? नेशनैलिटी है मैं इस देश से मेरा रिश्ता है, ठीक है। ऋषि सुनाक ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब थे, अब तो हट गए ना, तो अब वो भले ही ब्रिटिश के सिटीजन हैं, करेक्ट, वो इंग्लैंड के सिटीजन हैं, बिल्कुल सही है, जो उसके ग्रेट ब्रिटेन के, यूके के, वहां के, लेकिन वो एक इंडियन नेशनल है, क्योंकि उनका नाता है, उनकी बिलोंगिंग है इंडिया से, उनकी बिलोंगिंग है यहां से। आर्टिकल 15 जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ऑफ ह्यूमन राइट्स का, वो ये बात कहता है कि आप हर किसी से भले सिटीजनशिप छीन सकते हो, ठीक है, नागरिकता छीन लो, कोई बात नहीं, बट एवरीवन हैज द राइट टू अ नेशनैलिटी। जो कसाब था, कसाब भी पाकिस्तान का नेशनल तो था, भले वहां का नागरिक रहे ना रहे, उससे हम मतलब भी नहीं है, पहली बात तो, और हमने प्रूव भी कर दिया कि तुम वहां के रहने वाले थे, लेकिन हम कसाब को पाकिस्तानी नेशनल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वहां का था। ऐसे ही
ये बोला गया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में ह्यूमन राइट्स के कि नो वन शैल बी आर्बिट्रेरली डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनैलिटी नॉर डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनैलिटी। अगर उसको अपनी नेशनैलिटी बदलनी है तो भी बदल ले वो, और कोई उसको आर्बिट्रेरली मतलब रैंडम तरीके से कोई उससे उसकी नेशनैलिटी नहीं छीन सकता। मैं इंडिया का हूं, भले ही मैं इंडिया से छोड़ के मैं बाहर रहना स्विट्जरलैंड में रह लूं, मैं वहां स्विट्स निवासी हो गया, मैं बड़ा भारी बहुत बहुत ऊंचा आदमी हो गया मैं, लेकिन तब भी मैं इंडियन नेशनल रह सकता हूं जब तक मैं चाह रहा हूं, मेरी मर्जी है। यहां पे कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। अब मेरे से क्या छीनी जा सकती है? मेरे से नागरिकता छीनी जा सकती है। मैं इंडियन सिटीजनशिप हो सकता है मुझे त्यागनी पड़े क्योंकि मुझे स्विट्जरलैंड में रहना है, ये फायदा हो सकता है बस, ये नुकसान भी हो सकता है बस, ठीक है। सिटीजनशिप एक नैरो कांसेप्ट हो गया, इस बात समझ में आ गई हमें कि सिटीजनशिप जो है वो रिलेशनशिप बताती है बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ नेशन स्टेट। पिछली बात क्या करी हमने? हमने पीछे बात क्या करी? बिलोंगिंग टू अ नेशन, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर नेशन। यहां बात कर रहे हैं हम उस नेशन स्टेट से। एक समय था जब नेशन स्टेट्स का जिक्र कभी होता नहीं था, जब उस समय सिटी स्टेट्स कहलाते थे, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जैसे हंगेरी, जैसे हमारा ऑटोमन एम्पायर, ये सारे के सारे एम्पायर्स थे, रोमन एम्पायर, वो कुछ कुछ सिटीज से फैले और फैलते चले गए। इसमें सारे के सारे सिटीज उन्होंने समेट लिए। फिर इसके बाद और ज्यादा सिटीज हमारे सब सारे सिटीज एक साथ आ गए। उन्होंने कहा पूरा देश सही दिख रहा है, बनता हुआ सा एक तरह के लोग हैं, हमने उसको नेशन स्टेट बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो नेशन स्टेट और उस वहां के लोगों के द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा जो रिश्ता निभाया जाता है उसको कहते हैं सिटीजनशिप। ठीक बात हो गई। नेशनैलिटी इज द इंडिविजुअल मेंबरशिप दैट शोज अ पर्सन्स रिलेशनशिप विद द स्टेट। सही बात है। सिटीजनशिप जो है इज द पॉलिटिकल स्टेटस, कि मैं यहां पे क्या क्या अधिकार जी पा रहा हूं, मैं यहां पे कैसे कैसे रह पा रहा हूं, मुझे क्या क्या मुझे अपनी फैसिलिटी मिल रही है, मेरा देश मुझे क्या क्या दे रहा है और मेरे पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। ये ऐसे पर्सन के साथ हमने ये ऐसे रिकॉग्नाइज करी हुई है कि भैया ये आदमी जो है यहाँ का नागरिक है, पर ये नेशनल कहीं और का है, हम ऐसे मान सकते हैं बात। तीसरी चीज पे चलो, जो तीसरा वर्ड आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है डोमिसाइल। डोमिसाइल में कई लोग कंफ्यूज होते हैं और आप अभी भी कंफ्यूज हो गए अगर मैं आपसे पूछूंगा तो, क्या आपका डोमिसाइल यूपी का है या एमपी का है, तो आप एक जगह का आंसर दे दोगे, लेकिन नहीं, डोमिसाइल इंडिया का होता है। आपको राज्य की सरकार एक सर्टिफिकेट देती है जिसमें वो बताती है कि यू आर रिसाइडिंग इन दिस फलाना फलाना सिटी ऑफ माई स्टेट, बट जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इट इज इश्यूड टू टेल यू कि आप इंडिया के निवासी हो, आप डोमिसाइल यहां का बताते हो। इट मीन्स अ लीगल होम और अ प्लेस जहां पे एक पर्सन रिसाइड करता है, रहता है विद द इंटेंशन कि मैं और आगे समय तक रहूंगा, इनडेफिनेट पीरियड तक, जब तक मेरा मन करेगा। दूसरी बात समझना, पर्सन कैन नॉट हैव मोर देन वन डोमिसाइल। मैं इंडिया का और स्विट्जरलैंड का नागरिक नहीं हो सकता हूं, मैं इंडिया का और स्विट्जरलैंड का, मैं तो भैया डोमिसाइल भी नहीं हो सकती है। अब लेकिन अगर मैं स्विट्जरलैंड का नागरिक हूं, मान लेते हैं मैंने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी, ठीक है, और मैं जाता हूं यूएस भी, हो क्या सकता है मैं यूएस में जाके मेरा वहां पे नागरिकता में डबल नागरिकता ले भी लूं, ये पॉसिबल है। मैं यूएस का भी नागरिक हूं, मैं स्विट्जरलैंड का भी नागरिक हूं, लेकिन मेरी डोमिसाइल तब भी एक ही होगी, मेरी डोमिसाइल में कोई फर्क नहीं हो सकता। डोमिसाइल में मैं स्विट्जरलैंड में तो रह रहा हूं ना, मैं वही जिनीवा में रहूंगा, मैं अपने बढ़िया जगह रहूंगा, ये बात हो रही है, ठीक है जी, ये समझ में आ गई। लेकिन आगे बताओ हमें रेसिडेंस और डोमिसाइल में एक प्योर अगर सेंटेंस हमें समझाना हो, हम कैसे लिखेंगे आंसर में? तो जो रेसिडेंस होता है और डोमिसाइल होता है, फर्क इसमें ये होता है, रेसिडेंस का मतलब होता है एक प्योरली फिजिकल फिनोमिना, एक प्योरली फिजिकल फैक्ट कि हाँ भैया मेरा एड्रेस जो है इधर कानपुर में है, मेरा एड्रेस इधर आगरा में है, मेरा एड्रेस इधर यहां है, पर एक बार में एक जगह ही होगा। एक फिजिकल एस्पेक्ट है, द फैक्ट ऑफ जस्ट बीइंग एंड लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस, कि मैं वहां रहता हूं, मैं वहां घूमने आता हूं, मेरा वहां पे किराए का मकान है, मेरा वहां पे ये मकान है। बट डोमिसाइल जो है इज नॉट ओनली द रेसिडेंस, इट इज द रेसिडेंस कपल्ड विद द इंटेंशन टू लिव, कि मैं यही रहने वाला हूं, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा यहां से, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। आगे बढ़ो। अब जब संविधान ने क्या क्या बोलना शुरू किया नागरिकता के बारे में, हमने नागरिकता को पहले ही देखा, हमने कहा ये यूनियन लिस्ट में आ रही है, अच्छा ठीक है, मतलब कि ओनली और ओनली पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है इस मामले में, कोई भी किसी की नागरिकता छीनने के लिए, देने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन हमारा किसका आता है? खाली और खाली पार्लियामेंट का आता है। संविधान इसमें कहता है कि मैं नहीं बता रहा आपको कि सिटीजन कौन होता है, मैं बस ये बता रहा हूं सिटीजन कौन है, बस। सिटीजनशिप की डेफिनेशन मैं नहीं दे रहा, मैं कहता हूं सिटीजनशिप के बारे में आप तय करते रहना, अपने पार्लियामेंट आगे समय पे जैसे जैसे आता जाए, लेकिन मैं आपको बस ये बताऊंगा आर्टिकल 5 से 11 के बीच में कि भैया कौन कौन नागरिक है, बस। कैसे तय होगा अभी आगे देख लेते हैं। वो ये जो आप देख रहे हो डेट, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गई? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि 26 जनवरी को हमने संविधान अपना इनैक्ट कर दिया, लागू कर दिया, लेकिन संविधान के कुछ कुछ ऐसे फीचर्स थे जो ऑलरेडी इस दिन से ही एक्सेप्ट होने शुरू हो चुके थे, एनफोर्स होने शुरू हो चुके थे। जैसे क्या? सिटीजनशिप, जैसे क्या? इलेक्शंस,
जैसे ऐसी ऐसे जो टॉपिक थे जो उस समय ही हमें हमें जिम्मेदारी देनी थी कि भैया ये कराना पड़ेगा, ये काम संविधान के पहले से ही लागू रहने चाहिए, संविधान के आगे 2 महीने बाद अभी अभी जनवरी को शपथ लेंगे उसके पहले ही रेडी करके अपना ये तो मान ही लो कि ये आज से चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो सिटीजनशिप के जो अपने जितने हमारे प्रोविजन थे वो सबके सब इसी डेट से 2 महीने पीछे से ही हमारे चालू हो गए, बैठने शुरू हो गए थे। क्या है संविधान में, एक बार देख लेते हैं। जब आप 5 से लेकर 11 के बीच में जा रहे हो, ये आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, ये पार्ट 2 में आता है पूरा का पूरा, ये रहा, ठीक है। अभी समझना आप, अच्छा ये इसका ही जेरोक्स कॉपी हो गया छोटा सा, इसको काट दो आप, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, संविधान में हमने देखा आर्टिकल शुरू के 5 से लेके 8 तक, तो वो ये बता रहा है कि जब संविधान लागू हुआ था यानी 26 जनवरी, उस समय कौन कौन नागरिक है, बस सिटीजनशिप प्रोविजन एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ ठीक बात है। अगला जो हमारा आर्टिकल 9 है वो कहता है कि किसकी छुड़वानी है, किसकी सिटीजनशिप छीननी है, लाओ बताओ कौन ले रहा है और कौन अपना छोड़ना चाह रहा है। आर्टिकल 10 और 11 कहते हैं कि ये है पार्लियामेंट की पावर, बस पार्लियामेंट के पास पावर है, कोई स्टेट नहीं बोल दे बीच में खड़ा होके कि बॉम्बे स्टेट कहते उस समय भाई साहब मेरा नागरिक अलग है, नहीं, ये खाली और खाली पार्लियामेंट के पास पावर रहेगी, पार्लियामेंट जाने। अब यहां पे टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगी वो इन्होंने यहीं पे बता दिया है कि कैसे कैसे हो सकती है, किसी और देश की ले ली तो ले ली, कोई बात नहीं, ठीक है, देखी जाएगी। तो अब एक एक करके खोलना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कैसे कैसे मिलेगी सिटीजनशिप। जब हम डोमिसाइल की वजह से देते हैं कि जो यहां का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है यहीं पे रह रहा, कहां जाए, कहीं ही जाएगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 6 बात करता है जो माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, आ गए भटकते हुए, आ तो गए, अब आ गए तो हमारे हो गए, ठीक है। कुछ ऐसे लोग सर्टन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान जो एक बार गए घूमते हुए लेकिन बाद में वहां मार खा के आ गए, कहा कि भैया बहुत मार रहे हैं वहां, तो वापस आ जाओ, आ गए वापस। सिटीजनशिप ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया से बाहर ही रह रहे हैं, इंडिया पूरी अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर रहे, जापान में जाके रह रहे हैं। अब ना इन्हें पाकिस्तान से मतलब है ना कहीं से मतलब है, लेकिन कह रहे हैं अरे हम तो लेकिन इंडिया के तो थे, इंडिया आजाद हो गया, हम तो लड़ते रह गए पीछे ही वर्ल्ड वॉर 2 में। तो ऐसे में कुछ लोग थे जो अफ्रीका में चले गए, लैटिन अमेरिका में चले गए, यूरोप में, यूके में चले गए जाके, कई सारे पटेल्स, कई सारे गुजराती जो यूके में बैठे थे उस समय से ही, वो कह रहे थे नागरिक हम भी इंडिया के हैं, भूल मत जाना हम बहुत दूर हैं, लेकिन तो वो कह रहे थे कि हम यहाँ हम भाई हमारी बात याद रखना, हमारा संविधान ने कहा ठीक है भैया याद रखेंगे, आपको नहीं भूल रहे हैं, ओके चलो आगे करो। अगली वाली बात ये कर रहा है कि कौन कौन अपनी नागरिकता छोड़ रहा है, तो किस वजह से छोड़ रहा है, कैसे छूटेगी, उसकी क्या करना है उसके साथ। फिर टर्मिनेशन ऑफ नागरिकता, यानी कि ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो सकता है या फिर या फिर भैया आपने सोच लिया है कि मैं कहीं और का रहने जा रहा हूं या मैंने कोई और जगह का ले लिया, तो भैया आपकी चली जाएगी, ऑटोमेटिक चली जाएगी, ठीक है। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप अनलेस पार्लियामेंट हैज मेड लॉ, यानी कि सिटीजनशिप के जो अधिकार हैं वो कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट कोई और उस पर कानून नहीं बना देता। एक और बात यहां बोली जा रही है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप, सारे के सारे लॉज, बस संविधान क्लियर कट बोल रहा है ओनली और ओनली पार्लियामेंट। आगे चलो भैया कैसे कैसे मिलेगी संविधान, अगर हमें सिटीजनशिप चाहिए तो आर्टिकल 5 कहता है, अब शुरू से शुरू बात करो, बात होगी जो जो इंडिया में पैदा हुआ है, चलो बाय डोमिसाइल यहां हम बात कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, अब जो यहां रह ही रहा है, मान लेते हैं एक ऐसा परिवार ऑर्डिनरीली रेसिडेंट जिसकी पुश्तें यहीं पे पैदा हुई, यही उनके जो कहते हैं ना हमारे बुजुर्गों का हाड़ मास है इस जमीन में, हम जमीन को छोड़ के कैसे जाएंगे, यानी कि वो देश के, यानी कि उस जगह के लोग कहीं जाने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो हमने कहा जो लोग यहां रहने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं सबसे पहली वाली, तो बॉर्न इन इंडिया, अगर आप इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल कर गए तो आप नागरिक हो, डन, बॉर्न इन इंडिया, पैदा हो गई, बात खत्म हो गई। आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन इंडिया, आप चले गए थे बाहर घूम फिर के आ गए, लेकिन आपके जो पेरेंट्स थे वो प्रूव हो चुका है कि वो यहीं के पैदा हो रखे हैं। अब ये कोई झूठी सच्ची बात नहीं है, इसके लिए फैक्ट चाहिए होंगे, यानी ब्रिटिश सरकार का दस्तावेज चाहिए होगा उस समय का, क्योंकि आजादी से पहले की बात है ये। अब यहां पे बात हो रही है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट फॉर मोर देन 5 इयर्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप एट द टाइम से कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको काट लो, इसको लिख लो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात, पहले संविधान के लागू होने से कम 5 साल पहले से आप यहां पे निवास कर रहे थे, मान लेंगे आपको कि आप यहीं रहने वाले हो, और ओके डन, आगे बढ़ो, बस एक ही बार में झटके से क्लियर। आगे प्रॉब्लम आएगी, आगे पेचीदा, आगे काम टफ है, जहां पे जो लोग यहां से आ रहे हैं दौड़ते भागते हुए, जो पाकिस्तान से आए, चाहे वेस्ट से चाहे ईस्ट से, दोनों जगह से जो भी लोग आ रहे हैं इंडिया में, इनके साथ लफड़ा हुआ है, इनके साथ काफी ज्यादा पेच फंसे हैं। क्या भैया ये डेट ये तो याद रह गई हमको कि भैया परमिट डेट हो गई, ये तो अब परमिट डेट आते ही इंडिया ने अपने बॉर्डर क्लोज कर दिए कि बहुत भीड़ हो गई हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा, इतने लोग पाल लेंगे, कहां कैसे करेंगे हम, नेहरू जी कहां तक संभाल लेंगे। चलो ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं, ईस्ट से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, दिस डे परमिट सिस्टम लागू हो गया हमारा, अब पीपल कैन क्रॉस बॉर्डर ओनली विद द परमिट, बात खत्म हो गई। लेकिन जो इस डेट के साथ प्रॉब्लम हो गई वो प्रॉब्लम ये हो गई कि अब लोग तो आ रहे हैं, इसके बाद भी आ रहे हैं,
इसके बाद जो लोग आ रहे हैं उनके साथ क्या करना है, कैसे करेंगे इनके बाद। तो हमने बोला, संविधान कहता है कि देखो सुनो, चाहे सिटीजन इस डेट से पहले आए हों या इस डेट के बाद आए हों, फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें क्या करना है, उन्हें ये कंडीशन तो पूरी करनी ही करनी है। ये दोनों की है, ये दोनों की आ रही है कंडीशन 1+1, 1+-1 और -2, इनमें से कोई भी एक ले लो आप या तो ये और ये फुलफिल कर दो या तो ये और ये फुलफिल कर दो, इनमें से कोई एक। क्या कंडीशन एक बार देख लेते हैं। या तो जो शख्स दौड़ता भागता हुआ अपना सामान बचा के, जान बचा के भाग के आया है, अगर वो शख्स या उसके पेरेंट्स या एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया कैसी, क्या बात आ गई यहां से, कौन सा अखंड भारत है ये अखंड भारत वो है जो है एज डिफाइंड इन कहां, कहीं पे तो है, इन GOI 1935। सही बात आ गई। जो GOI 1935 आया था, इस एक्ट ने जो अपनी डेफिनेशन दी हुई थी कि इंडिया ऐसा दिखता है जिसमें कि क्या है, बलोच प्रोविंस भी है, जिसमें बंगाल प्रांत भी है, जिसमें ये भी है, वो भी है, सबका सब है। उस अनडिवाइडेड इंडिया के अगर आप उसमें कहीं भी पैदा हुए थे, आपके माता पिता या आपके दादा दादी या नाना नानी जो भी होंगे, वो अगर इसमें से आ गए अनडिवाइडेड इंडिया में, अगर जो पैदा हुए थे बॉर्न, तो पहली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। दूसरी क्या है, रेसिडेंट इन इंडिया। आप इससे पहले से आ गए हो, यहां आके बस बैठ गए, कहीं पे आ गए, बस टिक गए, यहां पे जमीन आपने कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा हुआ, लाजपत नगर में कहीं रहना शुरू कर दिया, पटेल नगर में कहीं रहना, जो दिल्ली में तो सारे रेफ्यूजी कैंप बने थे, ये सारे के सारे रेफ्यूजी कैंप थे इस समय के, यहां दिल्ली के जो काफी सारे आज अच्छे अच्छे इलाके कहलाते हैं, तो ये रेफ्यूजी कैंप्स के लोग थे। इनको सरकार ने यहां पे जमीनें अलॉट करी थी। तो अब ये जमीनें जो अलॉट हुई थी, क्योंकि ये लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना घर बार सब बेच तो क्या ही पाए, कब्जा हो गया उसी पे, तो छोड़ छाड़ के भागे हैं ये। अब बस यहां आके बस जीना शुरू कर दिए। मालिक जो दे दोगे भाई, रोटी सुबह शाम खा लेंगे, जैसा दे दोगे, सूखी रोटी गीली रोटी हम खा लेंगे। यानी कि उन लोगों ने ये भी कंडीशन फुलफिल कर दी और यहां पे आके रहना शुरू कर दिया। बिफोर, इस डेट के बिफोर आ गए, ठीक है, डन। जो इस डेट के बाद आए हैं उनके साथ ये कंडीशन तो रहेगी। इसके साथ रहेगी कि आप कम से कम 6 महीना यहां टिके हुए रहे थे, आपने यहां पर रजिस्ट्री कराई थी अपनी। आप इस डेट के बाद आए, यानी कि आप आए क्या, परमिट लेके, अपना पर्ची लेके अपनी। अब जब परमिट ले लोगे, तो परमिट तो आपने पाकिस्तान से परमिट लिया है, जो आप यहां आ गए हो। परमिट के बाद आपको यहां पे रजिस्ट्री करानी है अपनी। जब आपका नाम लिया जाएगा, आपको अफसर बुलाएगा, आपसे पूछेगा, हाँ साहब कहां से आए हो, कितने कौन कौन आए आपके संग, क्या क्या छोड़ के आए हो वहां पे, क्या प्रॉपर्टी लेके आए हो, क्या इंटेंशन है आपके मन में, तो वो ऐसे सवाल जवाब करके आपको हो सकता है रजिस्टर कर ले। ठीक है, रजिस्टर करेगा, रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन इन इंडिया, वो आपको कर लेगा रजिस्टर, पर उस रजिस्ट्री से पहले आपको 6 महीने और टिकना पड़ेगा। बस ये जान लेना आप। तो ये आपको फुलफिल करनी है साथ में, 1+1 या 1+1-2- ये आपको करनी है इधर फुलफिल। डन, समझ में आई बात, इजी है। आगे चलो। और अब लोग ऐसे परेशान थे कि भैया लॉर्ड माउंटबेटन ने तो पहले ही प्लान कर दिया है, अभी आजाद नहीं हुए हैं, मार्च 1, 1947, लेकिन आजादी की घोषणा हो चुकी है। हमने क्लेमेंट एटली को सुन लिया बोलते हुए कि हाँ हम अगस्त 48 तक छोड़ जाएंगे इंडिया, अगस्त 48 तक, 1948 तक हम इंडिया छोड़ जाएंगे। क्लेमेंट एटली की बात को सुन के इंडिया तो एकदम, अरे कैसे कैसे चले आओगे, हम पहले अभी जाओ तुम और इंडिया छोड़ के जाओ, चलो गेट आउट। तो अब क्या हुआ, हमने यहां पे सुना इसके बाद माउंटबेटन साहब का प्लान, लॉर्ड माउंटबेटन का जो इनका पार्टीशन प्लान आ गया था, पार्टीशन ऑफ इंडिया फाइनलाइज्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों पार्टियों ने मान लिया, आईएनसी ने अपना मान लिया, मुस्लिम लीग ने अपना मान लिया। ठीक है जी। आर्टिकल 7 अब उसकी बात कर रहा है। आर्टिकल 7 कहता है कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये घटना सुनते ही सोचा पाकिस्तान भाग जाते हैं, चलो छोड़ दो यहां से। अब जब ये पाकिस्तान गए, मतलब पीटे गए। अब जब पाकिस्तान गए, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड देन केम बैक टू इंडिया। गए तो छोड़ के जोश में, बहुत ज्यादा जोश में कि चले हम तो इंडिया से, कौन सा इंडिया, क्या होता है इंडिया, हमारा अपना मुल्क, हमारा पाकिस्तान। वहां जाके पता चला कि डांट पड़ी है खूब, वहां जाके मारा गया, पीटे गए, भागे। अब जब ये भाग के आए वापस, तो क्या हुआ, वो व्यक्ति को आप उसका कैसे करो, अब आ तो गया, वो परेशान है वो व्यक्ति। नाउ दैट मींस एटलीस्ट 6 मंथ्स तो उनको रहना पड़ेगा। ही हैड स्पेंट एटलीस्ट 6 मंथ्स आफ्टर माइग्रेटिंग बैक टू इंडिया। आए यहां वापस पिट के, आगे रह लो, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने एप्लीकेशन दिया और आपकी रजिस्ट्री हो गई, तो आपको टिकना पड़ेगा 6 महीने और ऐसे अपने उन लोगों के साथ जो यहाँ पे ऑर्डिनरीली रह रहे हैं। आर्टिकल 8 उन लोगों की बात कर रहा है जो लोग हमारे लिए ऐसे इंडियंस हु फॉट इन वॉर, इंडियंस हु आइदर फॉट इन वॉर, हु फॉट या तो लड़ाई किए हैं या जाके कहीं और अपना बसना शुरू कर दिए हैं, या कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं कहीं भी और देश में, कोई पटेल साहब, कोई और हमारे कोई टाटा, कोई और हमारे उस समय बड़े बड़े घराने थे जो यूके में रहते थे, यूरोप में रहते थे, अमेरिका में रहते थे। इन लोगों ने कहा मालिक तुम तो आजाद हो गए वहां बैठ के,
हमने तो लड़ाई लड़ी नहीं, हम लेकिन इंडियंस थे यार, हमको ना भूल जाना। तो हमने कहा ठीक है नहीं बोलेंगे आपको, आप बहुत अच्छे लोग हो। हमने कहा कि आप हो पहली बात तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यू आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आप इंडिया की उपज हो जो वहां बैठे हो, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जी रहे हो। और कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे सोल्जर्स थे जो जापान के साथ लड़ रहे थे, हमारे कुछ ऐसे लोग थे जो यूरोप में यूरोप में ब्रिटिश आर्मी लेके गई थी हमारे को कि जाओ जाके लड़ो हमारे लिए, चलो यहाँ पे आगे बढ़ जाओ। अब ऐसे में कई हमारे लोग थे जो अफ्रीका में डाले गए थे, अफ्रीका में, कीनिया में, मोजाम्बिक में, हमारे तंजानिया में, हमारे साउथ अफ्रीका में हमारे कई सारे इंडियंस थे। तो उन लोगों के लिए क्या बात करनी है भैया, वो तो हमारे लिए शहीद हो गए कई तो, और उनके बच्चे बच्चे वहां बड़े हो रहे हैं। तो ऐसे सिटीजनशिप ऑफ पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया उनके लिए मिल रही है। कैसे मिलेगी? या तो वो शख्स खुद, या उसके पेरेंट्स खुद, या उसके एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ये संविधान ने कह दिया कि या तो आप, या आपके माता पिता, या उनके माता पिता में से कोई भी एक अगर यहां अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ होगा, आपको सलाम है, बढ़िया लोग हो आप, ठीक है, आप इंडियंस निकल आए, आगे बढ़ो। अब ये तो संविधान ने कह दी बात, संविधान ने कहा मैं इतना ही जानता हूं, संविधान ने कहा आगे आने वाला समय जैसा होगा वो भैया ये समय, मैंने इस डेट तक अपनी बात कर ली, जो मैंने आपको 5 ये आर्टिकल दे दिए, ठीक है। अब इस डेट के अगर आगे जाना है, यहां पे बात होगी पार्लियामेंट की, आप पार्लियामेंट को संभालना है आगे कहानी, यहां पे पार्लियामेंट जो डिसाइड करे वो पार्लियामेंट अपना सर्वोपरि है। तो उन्होंने क्या फैसला किया, उन्होंने कहा सिटीजनशिप एक्ट हमारा आएगा जो है 1955, आजाद होते ही हमने कहा पहला काम इसको कर देते हैं, पंचवर्षीय योजना में पहला डन। क्या है काम हमने किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट बना दिया हमने 1955। ये एक्ट ओरिजिनली ये भी देता था, ये अब तो खैर हटा दिया गया, हमने उस समय देखा कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, तो वो लोग देते थे, हमने कहा रख ही लेते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हमने क्या दिया था, कॉमनवेल्थ की सिटीजनशिप भी दी थी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कीनिया, साउथ अफ्रीका, सारी जितने कॉमनवेल्थ के जो देश हैं जो ब्रिटिश गुलाम रहे थे, तो एक कॉमनवेल्थ की नागरिकता भी होती थी, वो 2003 तक रहती थी, लेकिन उसको हटा दिया गया। वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, मैं कोई इससे मतलब नहीं है, ठीक है, चलो बात खत्म हो गई। अब जो नागरिकता कानून है, ये नागरिकता कानून कहता है कि मैं डिसाइड करूंगा कि किसको अब सिटीजनशिप देनी है और किससे छीननी है, ठीक बात हो गई। यानी कि एक्वायर और यानी कि लॉस, दोनों की बातें क्लियर हो जाएंगी यहां पे। अब ये हमारा कानून बताएगा, ये एक्ट है 5 से लेके 11 संविधान में थे, पार्ट 2 में थे, जो संविधान एक बुक है अपनी प्रॉपर पूरी, ये एक कानून है जो एक्ट के द्वारा जो पार्लियामेंट में पास किया गया, लोकसभा राज्यसभा में मिलकर उसको पास किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए उस पर, तब जाके गैजेट ऑफ इंडिया में हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारा बना है। चलो, इस एक्ट ने कहा कि मैं नागरिकता दूंगा 5 शर्तों पर। कैसे कैसे दूंगा मैं दूंगा बाय बर्थ, पैदा हुए तो देख लूंगा मैं, बाय डिसेंट, ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। ये एक अलग से अमेंडमेंट जोड़ा गया है, इसके बारे में इस साल भी अभी न्यूज आई है, तो ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, तो ये एक स्पेशल क्लॉज है, इसको यहां पे एस्टेरिस्क मार्क अपना लगा लिया हमने। चलो ठीक है, ये 5 शर्तें हैं, इन 5 शर्तों पर अगर कोई खरा उतर जाए मैं दे दूंगा नागरिकता उसको, डन, ठीक है। क्या पहली शर्त क्या है भैया, पहली कैसी चल रही है हमारी, तो पहली चल रही है कोई बच्चा, बेबी, छोटू, कोई अगर ये शिशु पैदा हुआ है, अगर ये शिशु पैदा हुआ है 1950 26 जनवरी से लेके ऑन और आफ्टर, इस डेट से लेके सन 87 तक, 1 जुलाई सन 87 तक, तब क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि वो नागरिक है। इससे पहले संविधान ने कहा था, मैं संविधान के बनने तक बात कर रहा हूं, संविधान के आगे क्या होगा समय वो पार्लियामेंट जाने, पार्लियामेंट का लाभ अभी बता दे रहे हैं हम। तो पार्लियामेंट ने कहा ये रहा सन 87, याद रखो सन 87 की डेट अभी एक इंपॉर्टेंट डेट है, वो क्यों डेट है अभी उसकी बात कर लेंगे आगे। तो सन 87 की डेट यूं इंपॉर्टेंट है कि आसाम अकॉर्ड साइन हुए थे, ठीक है। अब हमने कहा जो भी व्यक्ति ये अपना प्रूव कर दे कि वो इस डेट से इस डेट के बीच में पैदा हुआ है, मतलब मेरे दादाजी क्योंकि अगर पैदा हुए थे, मान लेते हैं, चलो दादाजी तो खैर पुराने पैदा हुए थे, तो मेरे पापा पैदा हुए थे 1960s में, ठीक है। अब 60s में पैदा हुए वो, अब 60s में पैदा होने के बाद उन्होंने कहा लो मैं तो पहले ही नागरिक हो गया, क्यों, क्योंकि ओरिजिनली वो हमारे इस दौरान पैदा हो गए, और उन्होंने कहा मैं नागरिक हो गया रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी, चाहे वो कहीं का भी होते, उनके पेरेंट्स कहीं और के भी होते, फर्क नहीं पड़ता। अगर दादाजी मेरे मान लो कहीं और के भी होते रहो, मैं तो यहाँ पैदा हो गया, अब हो गया मैं यहाँ का, ठीक है। एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया बिटवीन दिस डेट एंड दिस डेट, ठीक है, इस डेट के और 2004 की बात हो रही है, 87 से लेके 2004, अब यहां मैं हूं इसके बीच में, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आ रही है कहीं 1992 मान लेते हैं, तो मान के लेते हैं है ही, तो 1992 इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सिटीजन ऑफ इंडिया क्यों होगा, ये तब होगा गिवन आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री एट द टाइम ऑफ माय बर्थ। मतलब 1986 के सीए अमेंडमेंट ने बोला कि जो व्यक्ति, मतलब मैं आदित्य तिवारी, अगर मुझे भारत का नागरिक बनना है बाय बर्थ, तो क्या होना चाहिए कि मेरे मम्मी या पापा में से कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो। अगर मेरे पापा ने, मान लेते हैं उस समय शादी कर ली होती किसी हॉलीवुड की बहुत बड़ी हीरोइन से, तो उस समय भी मैं नागरिक कहलाता, भले मैं और लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा हो जाता वो अलग बात है, पर
अगर मेरी मम्मी ने शादी करी होती किसी और हॉलीवुड के एक्टर से तो भी यही काम होता, मतलब तब भी मैं नागरिक था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स में से कोई भी एक चाहिए था। अब इसके बाद आगे चलो 2004 के बाद से, मतलब जो मेरे भतीजे हैं जो अब पैदा हो रहे हैं, ये कल के बच्चे, जेनजी जो हमारी है, ये जेनजी के साथ प्रॉब्लम है बहुत, एक तो प्रॉब्लम बहुत है आपके साथ। खैर, जो इस डेट के बाद पैदा हो रहे हैं, यू आर सिटीजन ऑफ द कंट्री जब बोथ योर पेरेंट्स, दोनों के दोनों पेरेंट्स आपके चाहिए हमें नागरिक। मतलब खाली अभी तक तो पीछे बात हो रही थी कि मेरे पापा या मम्मी में से एक हो जाए, लेकिन अब बात हो रही है जेनजी के जो पेरेंट्स होंगे वो दोनों के दोनों होने चाहिए यहां के ही सिटीजन, और साथ में ये भी एटलीस्ट वन पेरेंट इज अ सिटीजन एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो इतना तो कर दो कम से कम कि जो व्यक्ति के साथ आपकी शादी हुई हो वो कोई बांग्लादेशी ना हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो, म्यांमार का रोहिंग्या ना हो, कोई और ना हो। ये बात आई थी सन 2005 में सीएए के द्वारा। क्लियर है, समझ में आया कि यहां पे 86 में बोला गया कि इस बीच में जो भी आ रहा है उसमें खाली उसके एक पेरेंट हो जाए बस इंडियन सिटीजन, चल जाएगा काम। यहां बोला गया 86 के बाद से इतने समय आगे जा चुका है कहानी, और आगे अब इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आ चुके काफी सारे, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, इस मेघालय में, त्रिपुरा में, आसाम में। तो इन इलीगल माइग्रेंटों को समझते हुए देखते हुए हमने सोचा कि काम करते हैं, दोनों के दोनों पेरेंट्स या तो इंडियन सिटीजन हो तो, या फिर एक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। बस दूसरा हो सकता है कोई एनआरआई हो, कोई बहुत बड़ा यूएस का, कोई बहुत बड़ा ट्रंप हो सकता है किसी का फादर, क्या पता, तो वो हो सकता है, लेकिन इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। बस हम मान लेंगे कि आप भारत के नागरिक हो। चलो ये बात हो गई, ये एक्ट ने बोल दिया। यहां पे भी क्लॉज क्या है, एक्सेप्शन क्या है, कई सारे लोग यहां रहते हैं, जो आईएफएस कई सारे होते हैं जो बाहर के देशों के काम करने आते हैं, या जो उनके एम्बेसीज में काम करते हैं। तो एम्बेसीज जो होती हैं, एम्बेसीज में कई सारे कॉन्सुलेट्स होते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं, कॉन्सल्स होते हैं। अब जो कॉन्सल्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, डेप्यूटी एम्बेसडर्स होते हैं, इनके बच्चे ये भी यहाँ के हैं, क्योंकि तो यहाँ पैदा हो जाते हैं, कई बार तो यहाँ शादी हो जाती कईयों की। तो अब ये बोला जाता है एक्सेप्शन है ये, क्योंकि जो नागरिक होता है भारत का, नहीं सॉरी, बाहर का, जो एम्बेसी में काम करने आया है, वो कहता है मैं एम्बेसी में इसलिए काम कर रहा हूं क्योंकि मैं उस देश का नागरिक हूं, तो मैं इंडिया की एम्बेसी क्यों लूंगा, तो मैं इंडिया की नागरिकता क्यों लूंगा। सही बात है, मत दो हमें। अब दूसरी बात, एनिमी एलियंस के बच्चे, पाकिस्तानियों के बच्चे यहाँ पे, अगर पाकिस्तान जंग चल रही हो या पाकिस्तान इस समय अगर एनिमी स्टेट है हमारा, दे ऑल्सो कैन नॉट एक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ, नहीं मिलेगी। उनके रास्ता और दूसरा होता है, डिफरेंट होता है। क्या रास्ता है दूसरों का रास्ता है बाय डिसेंट, दूसरों का, तीसरों का, आगे चल के बात कर लेंगे। अब बात करते हैं कि मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लोगों, अभी तो मेरा पैदा हो गया, इस धरती पैदा हुआ हूं तो ठीक है। अभी बात होगी कि यहाँ पे डिसेंट, अब मेरा भले पैदा बाहर हो गया मैं, लेकिन मेरे माता पिता जो थे वो इंडियन कहलाते थे। यानी कि इस डेट के अराउंड, अब बात करो फिर से, जनवरी 26, 1950, ऑन और आफ्टर जो व्यक्ति पैदा हुआ है, बोर्न आउटसाइड इंडिया, ऑन और आफ्टर दिस डेट, यानी कि उस व्यक्ति का इससे बीच में, 92 से बीच में, हम तय करेंगे उसको नागरिकता कब देंगे, जब खाली और खाली इफ हिज फादर वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। पुरुष, यहां आई एम रियली सॉरी, ये उस समय का भारत देश, जो उस समय का सिस्टम जैसा था वो थोड़ा पेट्रियार्कल था, तो मेरी विनती आप लोगों से, हाथ जोड़ के मुझे माफी मांगनी है। मैं भारत के पार्लियामेंट के ब्याह पे मैं माफी मांग रहा हूं, आप लोग बुरा मत मानना, कि उस समय पे हम ये मानते थे कि यहां पे फादर की डिसेंट मैटर करती है, कि बाप ने, कि अगर फादर ने डिसाइड किया है कि उसका वंश कैसा होगा, उसके आगे पीढ़ी कौन सी है। यहां पे अब जब थोड़ा हम आगे चले गए, हमने देखा थोड़ा आगे और विकास हो गया है देश में, हमारा भारत का देश, एलपीजी रिफॉर्म्स आ चुके हैं, देश में ग्लोबलाइजेशन आ गया है, और इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो बच्चे बाहर पैदा हुए हैं आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर दिस डेट, तो उसमें बोला गया है आइदर हिज और हर पेरेंट, कोई सा भी हो जाए। ऊपर पहले की जनरेशन में खाली फादर, नीचे की जनरेशन में आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। हमने बात कर ली कि अगर यहां तो अगर फादर अगर वाज अ सिटीजन बाय बर्थ तो ठीक है। यहां बात करेंगे हम दोनों के दोनों नागरिक। अब दोनों के दोनों नागरिक जो हैं बाहर जाते हैं, काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमारे बड़े बड़े लड़के लड़कियां सब बड़े बड़े पोस्टों पे सब कुछ है। तो आप अगर आप बाहर जा रहे हो और आपने बाहर शादी कर ली किसी से, दैट मींस कि आपका बच्चा बाहर पैदा हुआ है, वो बच्चा बाहर पैदा हुआ है। अब आप अगर लड़की भी हो लड़का भी, फर्क नहीं पड़ता है, आपका बेटा इंडियन हो सकता है। ठीक बात है। अगर एक बच्चा कोई पैदा होता है ऑन और आफ्टर दिसंबर 3, 2004, दैट इज जेनजी, तो जेनजी के साथ इशू ये है, हैज टू एक्वायर सिटीजनशिप, हिज और हर पेरेंट्स हैव टू डिक्लेयर कि जो माइनर है, जो छोटू बेबी है, ये छोटू बेबी अभी इसको हमने कोई और उस देश में जहां पैदा हुआ है उसकी नागरिकता नहीं दिलाई है, पहली बात। दूसरी चीज हमने बोला है कि हमने उसकी बर्थ को रजिस्टर करवाया जिस देश में हम रहते हैं वहां पे अपनी एम्बेसी में। ठीक बात है। अगर मैं बाहर जाके पढ़ाने लग गया, मान लो मैं रह गया स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड में मुझे कोई मिल गई, कोई वहां पे कोई टीना, तो अब उस टीना के साथ मैंने वहां पे अपना एक बेबी डिलीवर किया। दैट मींस मेरा वो बेबी जो है, मैंने उस बेबी को बोला कि तू पासपोर्ट मत ले, अभी तो छोटा है,
तेरी जिम्मेदारी मेरी है। दैट मीन्स मैं और टीना जाके बोलेंगे हमारी एम्बेसी जो वहां स्विट्जरलैंड में बर्न में है, यानी स्विट्जरलैंड के जो कैपिटल में है उस जगह पे, अब वहां जेनीवा हो, जो भी कंट्री में, मतलब देखो जिस भी सिटी में हमारी जहां पे भी हो, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमारी एम्बेसी भारत की ये रही, हम एम्बेसी में जाके बोले, हमने कहा देखो मेरा और टीना का बेबी ये है, हमने इस बेबी का अभी पासपोर्ट नहीं बनवाया, पहली बात। दूसरी चीज, हमने अपने बेबी को रजिस्टर करा लिया है विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ। ठीक बात है, इजी बात समझ में आई। मैंने जाकर रजिस्ट्री में, मैंने जाके एम्बेसी को जाकर बोला मेरा मेरा बेबी हुआ भाई साहब, ध्यान रखना ये मेरा बच्चा है, और बच्चे की फोटो ये रही, मैं ये रहा, टीना ये रही, हम तीनों लोग यहां पर हैं। हमने बता दिया कहानी की, ऐसे ऐसे कहानी है, ये हमारा जेंजी है। चलो अब करें रजिस्ट्री। रजिस्ट्री किसकी होती है? रजिस्ट्री उसकी होती है जो व्यक्ति इंडिया का नहीं है, इंडिया में पैदा नहीं हुआ है, इंडिया के उसके माँ बाप जो हैं, अब डिसेंट दिख तो रही है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, हम देंगे उसको रजिस्ट्री के द्वारा सिटीजनशिप, यानी अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो व्यक्ति के रूट्स कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़े हुए हैं, तार कहीं ना कहीं इंडिया जुड़े हुए हैं, जो इंडिया में रहा है फॉर 7 ईयर्स बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हम इंडिया में कम से कम पहले 7 साल तो रह ही लिए, इतना तो रहेंगे, कम से कम ये तो दिखाएंगे कि हाँ इंडिया में रहने वाले हैं आगे भी हम। तो हमने प्रूव किया 7 साल रह के कम से कम, हमने फिर अप्लाई किया कि हमें 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 भारत की नागरिकता बना लो यार, हम यहाँ पे वोट देंगे आके, हम यहाँ पे अपना रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। हम एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अ रेसिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, उसको मिल सकती है ये, ठीक है। एनी पर्सन हु इज मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, अगर मैं इंडियन सिटीजन हूं, अब मेरी शादी हो जाए किसी टीना से, और मैं इंडियन सिटीजन अभी भी हूं, लेकिन मैं कहूं चलो इंडिया, तो वो कहेगी मैं इंडिया क्यों जाऊं, मैंने कहा वहां बहुत मजा है, चलो। तो हम इंडियन, तो हम उसको, मैंने कहा यूपीएससी देंगे, एग्जाम देंगे, चलो आ जाओ। तो अब क्या हुआ, मैंने उसको बोला टीना को कि आओ चलो इंडिया चलते हैं। अब उसका एग्जाम है यूपीएससी का, 7 साल तैयारी कर रही है वो, इतने में उसने कहा मैंने तो यूपीएससी को पढ़ लिया, यूपीएससी निकला नहीं, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूं, 7 साल तो मैं रह ही ली यहाँ पे, अब नाउ आई कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इजी बात। एक और बात, माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्संस हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे बच्चे जो माइनर हैं, जो अभी छोटे हैं, अभी 18 के नहीं हैं, अभी जो एडोलेसेंट हैं, तो अब उन बच्चों के लिए जिम्मेदार कौन है? उनके माता पिता। तो अगर माता पिता भारत के नागरिक हैं तो माइनर चिल्ड्रन आर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनसे बात कर ली जाएगी। एक पर्सन ऑफ फुल एज जो 18 का हो चुका है, एनी पर्सन ऑफ फुल एज हु हैज रजिस्टर्ड एज एन ओसीआई कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। एक क्या होता है, अभी आगे आएगा ये, उसी कार्ड होल्डर क्या होता है, जो भारत के नागरिक, जो आप देखते हो इंडियन डायस्पोरा बाहर रहती है, इंडियन डायस्पोरा। अब ये इंडियन डायस्पोरा जब यूएस में हो, कहीं और किसी भी देश में हो जहां पे मोदी जी जाते हैं, और कई सारे इंडियंस यहां पे आते हैं, और एकदम जिसे कहते हैं पूरा मोदी जी का जब एकदम रैली निकलती बड़ी वाली, तो कई सारे इंडियंस आपको दिखते हैं रैली भीड़ में। दैट मीन्स कि इंडियन डायस्पोरा वहां पे बहुत सारी है। हम उन लोगों को बोलते हैं कि आप में से मेजोरिटी लोग होंगे जिनके पास होगा ओसीआई कार्ड होल्डर। ये एक पासपोर्ट जैसा ही होता है, दिखता ब्लू कलर का ही वैसा ही वैसा पासपोर्ट होता है। अब ब्लू कलर का पासपोर्ट टाइप, पर पासपोर्ट नहीं है ये, याद रखना, ठीक है। पासपोर्ट टाइप है ये, वैसी ही किताब सी होती है, वैसी ही फोटो सी लगी होती है, बट उस पर लिखा होता है नॉट पासपोर्ट, उस पर लिखा होता है ओसीआई कार्ड, ओसीआई कार्ड, ठीक है। ओसीआई कार्ड मिलता है अगर किसी व्यक्ति को 5 साल के लिए मिल ही गया है, अगर कोई व्यक्ति ने 5 साल के लिए ओसीआई कार्ड होल्डर अपना धारण किए हुए है एंड हैड बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन देने से पहले, हम जो ये अप्लाई करवा रहे हैं ऊपर, इस अप्लाई करने से पहले अगर वो कम से कम 1 साल यहां टिक गया इंडिया में, हम बोलते हैं आओ रजिस्ट्री करा लेते तुम्हारी, तुम इंडियन नागरिक हो ही गए, अब क्या फायदा बाहर जाने का, चलो आ जाओ। अब एक होती है नेचुरलाइजेशन, जो व्यक्ति ना इंडिया का है, ना उसके कोई रूट्स इंडियन है, कुछ उसका लेना देना नहीं है इंडिया के अपने लीनियज से, कोई हिस्ट्री से, कोई, लेकिन वो इंडिया में टिका हुआ है, वीजा ले लेके रहता है, यहीं पे रहता है, अपना ईमानदारी से रहता है, टैक्स भी देता है, सब कुछ करता है। दैट मीन्स दैट पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइज हो गए तुम, ये अकबर है, मतलब अकबर लोग क्या हुआ, यहीं आके बस ही गए, अब यहीं पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, ना लूटपाट के कहीं उधर कहीं उज्बेक भेजा अपना सामान, कुछ नहीं, यहीं रहना है। तो अब यानी कि वो यहीं रह रहे हैं, और वो कहते हैं हम 12 साल इंडिया की यहां पर सिटीजनशिप लेना आसान काम नहीं है, टफ काम है। अगर इफ ही और शी इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 12 साल, 12 साल, यानी कि अप्लाई करने से आप कम से कम ये मान के चलो, आपको 12 साल में से आपको 11 साल तो टोटल रहना ही रहना है, और लास्ट के 12 मंथ में आपको पूरे समय आपको इंडिया में रहना है। देखो टोटल होती है 14, मान लेते हैं आज तारीख क्या है, आज है 19, 20, 21, 22 आपका लेक्चर जाएगा, ठीक है। तो अक्टूबर 22 जिस दिन लेक्चर जा रहा है आपका, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस डेट से लेके पीछे चलो और इस डेट से आगे चलो। अब ये पीछे 1 साल, ये है अक्टूबर 22, 2023, ठीक है। और ये है, इसको 14 साल, इसको यहां से 14 साल कम करो, तो ये कितना हो गया, 22 - 14, 8, 2008। तो 2008, इस 2008 में से
आपको टोटल 11 साल दिखाना है कि आप इंडिया में थे, और 2023 अक्टूबर 22 से लेकर 2024 अक्टूबर 22 के बीच में तो आपको रहना ही रहना है। ये तो आप इंडिया में रहोगे ही रहोगे, इसमें आप भाग के मत चले जाना, नहीं तो फिर आपका एप्लीकेशन फिर अगले साल आपको फिर पोस्टपोन करना पड़ेगा। अगर इस बीच में अगर आप कहीं बाहर चले गए तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, फिर उस डेट से फिर 1 साल और लो आगे। दैट मीन्स, और इस समय से लेके आपको टोटल दिखाना है कि आपके पास 11 साल हैं जब आप इंडिया में थे। ठीक बात है, टफ काम है ये, आसान काम नहीं है। मतलब इंडिया में आपको आते जाते दिखाना भी है, टोटल आपको समय दिखाना है कि 11 साल मेरे हो गए हैं इंडिया में रहते हुए, और लास्ट का पूरा साल तो मैं इंडिया में टिका हुआ हूं, कहीं नहीं जा रहा। इसके अलावा तीसरी चीज ये भी है कि सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो थर्ड शेड्यूल है वो सारी कंडीशन में फुलफिल करता हूं, फुलफिल ऑल क्वालिफिकेशन इन द थर्ड शेड्यूल। दूसरी बात ये कि मुझे 8वें शेड्यूल में लिखी हुई कोई भी जितनी लैंग्वेज है, अब तो 22 हो गई हैं, अब एटलीस्ट 1 लैंग्वेज मुझे आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जो भी आती है आपको, एक लैंग्वेज आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, यू मस्ट बी अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर। अच्छे व्यक्ति को देंगे, कसाब को थोड़ी देंगे नागरिकता यहाँ की। तो अब अदनान सामी को देंगे हम, अक्षय कुमार को देंगे हम, ऐसे लोग को देंगे हम। ठीक है, किसी और को नहीं देंगे जो व्यक्ति ऐसा हो जिसका कैरेक्टर जो है एकदम ऐसा हो कि अरे राम कैसा आदमी है ये। अब नेचुरलाइजेशन जो होती है ये होती है उन नेशंस के लोगों के लिए जहां पे हमारी चलती है। दैट मीन्स नेचुरलाइजेशन रूट इज अप्लाइड टू नेशंस जहां पे ओनली वेयर इंडियंस कैन गेट देयर सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन। कल को अगर यूएस कह दे मैं नहीं देता नेचुरलाइजेशन में चले, तो हम भी यूएस के किसी यहां रहने वाले को नहीं देंगे नेचुरलाइजेशन। ये बात भी सही है। एक बात और, जब अगर यूएस का नागरिक हमें अगर यहां रहने आ जाए और नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहा हो, तब हम क्या बोलेंगे कि वंस दे एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप देन आपको अपनी पुरानी वाली छोड़ के आनी पड़ेगी। हम दो नहीं देते हैं, हमारा क्या चलती है सिंगल सिटीजनशिप, हमारे एक ही होती है। अब इस पे आगे बात करते हैं, इस पे आगे लंबी बहस भी है। चलो, सिंगल सिटीजनशिप हमारे एक ही होती है, हमारे पास भैया इंडिया की है तो इंडिया की लो, नहीं तो अपनी कहीं और जाके अपनी दुकान चलाओ, हम यहां नहीं रहेंगे। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वेव ऑफ कर सकती है ये कंडीशन इन केस कोई ऐसा पर्सन आपको दिख जाए जिसने कोई एकदम डिस्टिंग्विश सर्विस दे दी हो, मतलब उस व्यक्ति का योगदान जो है वो अतुलनीय है, एकदम क्या साइंटिस्ट आदमी है, क्या मतलब फिलोसफी का आदमी है, क्या नॉलेज का आदमी है, क्या लिटरेचर आता है उसे, क्या वर्ल्ड पीस की बात करी है उसने, या उसने कोई ऐसा आविष्कार ही कर दिया हो कोई बड़ा भयंकर, तो हम दे सकते हैं हाँ ठीक है ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बड़ा हो गया है, चलो इसको दे देते हैं। अब फॉरेन नेशनल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, मान लेते हैं ऋषि सुनाक। ठीक है, ऋषि सुनाक क्या है, या सुनीता विलियम्स इस समय स्पेस में है। अब सुनीता विलियम्स एक फॉरेन नेशनल है ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, अगर उनको नागरिकता देनी है तो क्या उनको रजिस्ट्रेशन से मिलेगी या उनको इससे मिलेगी नेचुरलाइजेशन से? तो जाहिर बात है उनको मिलेगी रजिस्ट्रेशन से। उनको नेचुरलाइजेशन क्यों मिलेगी भैया, वो तो उसके लिए होती है जो व्यक्ति कोई बाहर का घूम रहा है, टीना वीना को मेरी वही जो मेरी स्विट्जरलैंड की गर्लफ्रेंड हो चाहे कोई और हो, तो उसको मिलेगी ये चीज। ठीक है, उसको भैया उसको इस रूट से आना पड़ेगा क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन की है ही नहीं। वो कौन है, वो स्विट्जरलैंड की रहने वाली टीना है। अब लेकिन जो सुनीता विलियम्स मैम है या कल्पना चावला थी या इसके अलावा बात कर ले ऋषि सुनाक जी हो गए, तो इन लोगों को अगर लेनी है तो आप इस रास्ते से आ जाओ चुपचाप, आपको ऐसे मिल जाएगी। चलो ठीक है, बात हो गई क्लियर, आगे बढ़ो। अब जब हमें ऐसी बात करनी है कि हमने कोई नई टेरिटरी एक्वायर कर ली, मान लेते हैं कल को हमने अपना वापस से ले लिया मालदीव्स को कब्जा कर लिया हमने। ठीक है, मालदीव्स कब्जा हो गया हमारा, मालदीव्स हमारा हो गया आज से। अब हमने कोई फॉरेन टेरिटरी इंडिया का पार्ट बना ली, घोषित हो गई, डिक्लेयर हो गई, पूरे वर्ल्ड ने मान भी लिया। कोई ना माने वो अपना काम करे, फिर जाए बाढ़ में। हम बोलेंगे, सरकार बोलेगी कि हम तय करेंगे। गवर्नमेंट स्पेसिफाइज द पर्संस हु अमंग द पीपल ऑफ दैट एक्वायर्ड टेरिटरी कैन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि मालदीव्स के रहने वाले जितने सारे लोग हैं, वो जितनी 10-20 लाख की पॉपुलेशन है, हम 10-20 लाख को देंगे क्या, हो सकता है नहीं दे सबको, हम देंगे कुछ चुनिंदा लोगों को जो कि हमें लगता है ये नागरिक बनने के लायक है। यानी कि दे बिकम सिटीजन फ्रॉम द डेट नोटिफाइड, जब से हम तय करेंगे। सही बात, टू मेक सिटीजन ऑफ पौंडीचेरी एज सिटीजन एज इंडिया, हमने ये किया था। क्या किया था, सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 सरकार ने तय किया था। अब सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 इशू किया और इसके तहत हमने पौंडीचेरी के जो लोग थे, हमने कहा लाओ से तुम हमारे नागरिक हो गए। चलो, जब पौंडीचेरी की बात आई वहां बात करते हैं हम आसाम अकॉर्ड की। अब ऐसे में ना कुछ पहले तो आपको कई सारी बातें याद होंगी और जो अभी पिछले कुछ दौरान भी चर्चा में चली हैं, और हम कुछ डेट याद रखते हैं, कुछ हमें लाइनें याद रखनी है, उस तरीके से हम अपना बना लेंगे कहानी। क्या कहानी है, कहानी ऐसे है। ठीक है, अब आप कुछ डेट याद रखना। तो कुछ डेट ऐसी है जो बहुत ज्यादा अहम हो गई है। अब जैसे एक डेट है 1966, ठीक है, 1971, ठीक है, 1986, ठीक है। अभी आगे और एक ऐसे रैंडम डेट और भी लेंगे कोई से भी। तो जो भी व्यक्ति बांग्लादेश से, ठीक है, अब बांग्लादेश से अगर कोई व्यक्ति इंडिया आ गया है, अगर वो व्यक्ति इस डेट से पहले आ गया है, ठीक है, इस डेट तक,
1966 के इस डेट से उसके और पीछे कहां रखा है, इंडिया का है, देन ही इज इंडियन सिटीजन। बात खत्म हो गई। अब जो व्यक्ति 1966 से लेकर 71 के बीच में आया है, ठीक है, 71 के बीच में जो व्यक्ति आया है और यहां पे ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, यहां पे वो व्यक्ति कहीं नहीं जा रहा यहां को छोड़ के। अगर अब उसको लग रहा है कि मैं अब कहां ही जाऊंगा, मेरे पास जीवन अच्छा चल रहा है, मेरा सब कुछ ठीक है, तो दैट मीन्स उसके पास सारे अधिकार हैं, एवरी राइट, ये राइट्स तो हैं, मिल गए उसको, एवरी राइट्स एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट द राइट टू वोट। बस, यानी कि ये व्यक्ति जो आसाम में आके रहने लग गया है, आसाम में आके तब से रह रहा है, बहुत समय हो गया इसको, और ये यहां पे इसको राइट टू वोट नहीं मिलेगा अगले 10 साल तक, अगले 10 साल तक, 10 ईयर्स। बस, ठीक बात है, समझ में आई बात क्या हो रही है। हमने कहा आसाम अकॉर्ड जो हमने साइन किए थे, साइंड बिटवीन यूनियन सरकार, ठीक है, आसाम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, आसाम स्टेट गवर्नमेंट, इन लोगों ने बैठ के दस्तखत किए थे कि भैया आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि आसाम में हो रहा था उत्पात, आसाम में हो रहा था धमाके, आसाम में हो रही थी आगजनी। क्यों हो रही थी? क्योंकि आसाम का जो लोकल कल्चर है, लोकल पॉपुलेशन है, लोकल वहां का जो लैंग्वेज सब कुछ है, उनका हेरिटेज है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा था उनके हिसाब से। इन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं उदमबाजी, अब बहुत ज्यादा हो गया, अब इतना ज्यादा हो गया है कि हमारे बांग्लादेशी आ गए बहुत सारे और हमें हो रही है प्रॉब्लम। तो इसके बाद यूनियन सरकार ने, असम स्टूडेंट यूनियन ने, असम की जो स्टेट सरकार ने, सबने सहमति बनाई कि आपसे सॉल्व कर रहे हैं इसको, इशू को, लेकिन हमला नहीं, कोई भी नाटक नहीं होगा। तो हमने कहा ठीक है। ये कब हुआ है? ये 1986 में हुआ है, जब असम अकॉर्ड साइन हुए थे। तब सरकार थी राजीव गांधी जी की सरकार थी, ठीक है। इस असम अकॉर्ड के तहत एक सेक्शन 6A जोड़ा गया था, 6A इन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। इस एक्ट में जोड़ा गया 6A। अब 6A इज फॉर आसाम के लोग, आसाम के लोगों को हमने बोला जो इस दौरान के बीच में आ रहे हैं, इस दौरान के बीच में जो लोग आ रहे हैं उनके पास सारे अधिकार हैं एक्सेप्ट द राइट टू वोट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। क्यों हो रहा था ये सब? क्योंकि 1971 में एक तो बांग्लादेश अपना आजाद हुआ, हमने उस डेट को कट ऑफ डेट मान लिया। हमने कहा इस जो बांग्लादेश में जो लिबरेशन हुआ है उसमें इतने सारे लोगों को परसिक्यूशन हुआ था, कई सारे मुस्लिम लोग, कई सारे हिंदू लोग, कई सारे बांग्लादेशी जो इलीगल माइग्रेंट आ गए हैं। अब इनका क्या करें? ये तो यहाँ आके वोट दे रहे हैं, यहाँ आके अपना MP MLA चुन रहे हैं, और आसाम की लोकल जनता कह रही है लो हमारे तो इशू खत्म, अब तो हमारी बात ही नहीं हो रही, कोई बात सुनने वाला है ही नहीं कोई। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि आसाम के स्टूडेंट यूनियन बच्चे खड़े हो गए थे, उन्होंने कहा हमारी नौकरियां, हमारे कॉलेज, हमारी सरकारी नौकरी, ये तो हमारी थी, चली गई हाथ से। हमने कहा कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने बना लिया इशू, ठीक है। अब ये इशू चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अभी इसी 3 दिन पहले इसी के ऊपर फैसला आया है कि 6A जो है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। ठीक बात आ गई समझ में? ये इंपॉर्टेंट था आसाम अकॉर्ड, इसलिए समझना जरूरी भी है। तो आसाम अकॉर्ड के अराउंड हमने काफी कुछ आंसर्स पता तो कर लिया हमने। अब नागरिकता छीननी है, चलो किसकी किसकी छीननी है, कैसे कैसे छीननी है, एक बार देख लेते हैं। नागरिकता छीनने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता कहता है कि एक्ट के अनुसार रिनंसिएशन, कि आपने त्याग दिया है, आप बड़े आदमी हो गए बहुत ही ज्यादा, आपने खुद ही से एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज, यानी माइनर नहीं, बच्चा नहीं, एंड कैपेसिटी, एज भी है, दिमाग भी है, सोच समझ के फैसला लिया है, उसने डिक्लेरेशन दिया है कि मैं रिनाउंस कर रहा हूं ऑफ माई इंडियन सिटीजनशिप, मैं छोड़ रहा हूं। अगर याद रखना, अगर कोई व्यक्ति ने ऐसा काम कर दिया और उसका बच्चा भी है, उसका छोटा बच्चा है, हैव अ किड हु इज अ माइनर बिलो 18 ईयर ओल्ड, तो उस बेचारे की भी चली जाएगी। उस व्यक्ति ने अपना तो फैसला ले लिया, लेकिन उसका भी ले दिया साथ में। अब ये माइनर बिलो अगर 18 साल है, तब क्या होगा? इवन हिज और सिटीजनशिप विल आल्सो बी लॉस्ट। यहां पे आर्गुमेंट ये है कि ये व्यक्ति जैसे ही बच्चा 18 का होगा या 18 प्लस होगा, तो इसको क्या करना है? ये जाएगा अपने एम्बेसी में, ये जाएगा अपने जहां भी वो रह रहा है, और ये कह सकता है कि मेरा बाप जो था दिमाग से कम था, पता नहीं उसने क्या फैसला लिया मेरे लिए, पर मुझे इंडिया आना है। तो हो सकता है वो अगर 18 प्लस, उसके पास सिर्फ 1 साल होगा ये काम करने के लिए, तो हम 18 का होते ही पहले भाग के जाए एम्बेसी के ऑफिस और बोले जाके कि भैया मैं रह गया, मेरा नाम नहीं लिखवाया, मेरा नाम लिख दो, मेरे पापा ने मेरा नाम कटवा दिया था, ठीक है। दूसरी चीज टर्मिनेशन, जब कोई इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली, पहली बात तो देखो यहां तो इन्होंने त्याग दिया है, दूसरी बात इन्होंने यहां पे अब कहीं और की नागरिकता ली है, सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, कॉन्शियसली, सोचते हुए, मन से, अपने आप से, वॉलंटरीली मतलब होता है चेतना के साथ, अपनी कॉन्शियंस के साथ
जानते हुए, विदाउट ड्यूरेस, कोई परेशानी के तहत नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था या उनको कोई मजबूरी नहीं थी, अपने मन से जब उन्होंने कहीं की नागरिकता ली है, दैट मींस उन्होंने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को टर्मिनेट करवा दिया गया है और उनकी जो इंडियन नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। उसमें कोई नया रूल लिखा पढ़ी नहीं करनी होती है। काम खत्म हो गया काम, आगे बढ़ो। अब यहां पे देखना है हमें कि ऐसे भी तरीका हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहा हो, हमसे किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया हो, हमसे कोई व्यक्ति ने हमारे इंडिया में ऐसा व्यक्ति है जिसने हमारे संविधान के साथ डिसलॉयल्टी दिखाई है, ऐसा व्यक्ति जो कि अनलॉफुली ट्रेड कर रहा है, ये कम्युनिकेट कर रहा है विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर। हम यहां जंग लड़ रहे हैं, हमारे जवान वहां खड़े हुए हैं और तुम यहां से व्यापार कर रहे हो, तुम यहां पे अपना सोच रहे हो पैसा बना लो, तुम यहां सोच रहे हो कम्युनिकेशन कर लो। तो उस देश से जैसे हम जंग पे हैं, हमने आप देखा कि आप कहीं और रहते हो आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूअसली। काय के नागरिक हो भाई आप, यहां के तो नहीं रहे, कहीं और के हो गए, फिर आप देख लो अपने वहीं कहीं। दैट मींस विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति बाहर का है, इंडिया का कभी था नहीं, इंडियन नागरिकता उसको मिली किसी तरह, उस व्यक्ति को किसी तरह जेल हो गई, हैज बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years और मोर। लो, हो गया काम। इंडिया की नागरिकता है तो आपको मिली, आपने जाके क्या किया, आपने जाके हथकड़ी लगवा ली अपने वहां, तो ये हो गया काम। इसकी वजह से क्या हुआ, हमने आपकी सिटीजनशिप को आपसे डिप्राइव कर दिया है। यू आर डिप्राइव्ड ऑफ योर सिटीजनशिप, यू हैव बीन पनिश्ड। तो तुमने क्या क्या तो काम किए, ऐसे ऐसे काम जो व्यक्ति करेगा कि आपने अपनी सिटीजनशिप जो लिए वही फ्रॉड से लिए, लो क्या ही बोले इस पे, तो आगे कोई व्यक्ति, तो आप झूठ बोल के हमसे आ रहे थे, हमसे कह रहे थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो तो कर नहीं पाए आप। अब चलो सिंगल सिटीजनशिप पे। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब जो हमने अभी पीछे देखा था, दैट मींस कि हमारे नागरिकता जो है एक यूनियन की होती है, ठीक बात है, एलिजेंस टू द यूनियन। जब भी कोई व्यक्ति अपना संविधान अपना कोई यहां पे आता है तो वो कहता है भाई साहब मैं हूं यहां का नागरिक, दैट मींस मैं शपथ लेता हूं, आई XYZ या ABC पर्सन pay my allegiance to my constitution and I will follow all the constitution, all the rule of law and I will faithfully execute my duties as citizens of India। ठीक है, that means मैं किसी और सेपरेट स्टेट का सिटीजनशिप नहीं ले सकता हूं जैसे यूएस में होता है। यूएस में क्या होता है, यूएस में तो आपको पता ही होगा, यूएस में स्टेट प्लस कंट्री दोनों के होते हैं आप वहां के नागरिक। अब ये वहां पे अच्छा भी है, इससे बुरा भी है। हमारे यहां हमने इस एस्पेक्ट को समझा, देखा, हमने कहा क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि हाँ हमारे यहां पे जो होती है, हमारे यहाँ क्या होती है, सिंगल। अब सिंगल से फायदा क्या है, पहली बात तो हार्मनी, सब भारत के नागरिक है चाहे कोई कहीं भी रहता हो। अब ये जब भारत के नागरिक सब हैं, दैट मींस कि यहां पे अब बात होगी कि कैसे कैसे कोई भी मनमुटाव, नो डिफरेंस, आप जो चाहो तो कर लो। आप चाहे आप असम के हो, चाहे आप हिमाचल के हो, चाहे कहीं के भी हो, आप दे सकते हो यूपीएससी का एग्जाम अगर आप ग्रेजुएट हो तो। बात खत्म हो गई, ऐसे होता है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इससे कुछ तो हमने इक्वल अपना बनाने का ट्राई किया पूरे देश को। नाउ कुछ प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कुछ भी आंध्र प्रदेश में एक एक्ट आया था, आंध्रा, हिमाचल, ऐसे कुछ पहाड़ी एरिया थे, हमने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, ठीक है, लेकिन स्टेट सरकार ने, राज्य सरकार ने एक समय पे ऐसा किया था। उन्होंने कहा था कि यहां पे हम लोकल्स को क्या कर रहे हैं, हम प्रेफर करते हैं, यहां जो लोकल्स हैं हम उनको प्रेफर करेंगे फॉर व्हाट, फॉर ग्रुप बी जॉब्स। अब ये भी एक ही समय के लिए आया था, कुछ ही दौरान के लिए आया था। अब फिर हटा दिया था इसको भी। दैट मींस कि सिंगल सिटीजनशिप से फायदा तो, मतलब देखो फायदा बहुत है, हमने कहीं नहीं देखा हार्मनी टूटते हुए, हमने कहीं नहीं देखा डिफरेंस आते हुए, लेकिन तब भी राज्य सरकार चाहे तो कुछ एरियाज को गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, आंध्रा हो, हिमाचल हो, ऐसे कुछ एरियाज थे, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज थे, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम कानून बनाते हैं, पास करते हैं, प्रॉपर कानून होता है कि लोकल्स को ही प्रेफर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ की भाषा समझते हैं, यहाँ की टेरेन समझते हैं, यहाँ पे कई सारे लैंग्वेज बैरियर्स हैं, यहाँ पे कई ज्यादा यहाँ पे कल्चर बैरियर है, लैंग्वेज हो, कल्चर हो, टेरेन हो, कैसा इलाका है ये, क्या लोग हैं ये, तो सारी चीजें जब इतनी हैं तो हम क्यों ना यहीं के लोकल लोग उठाएं और उनको अफसर बना दें, एग्जाम करा के उनका, जैसे भी करा के अपना। तो हम बोलते हैं कि भैया हम आपको प्रेफर कर रहे हैं, क्या आप लड़ाई झगड़ा तो नहीं करवा दोगे, तो ये ठीक है भैया, ऐसा होता है। अब आगे बात करो जो हमने ओसीआई की बात करी थी, ओसीआई, एनआरआई, पीआईओ, ये नाम तो चलते आते हैं, आप सुनते भी हो, ठीक है जी, ओके। देखो ये एक ऐसे अंकल आंटी हैं, तो इन अंकल आंटी के पास ये पर्पल वाला एक पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट है प्रॉपर, और इनके हाथ में ये ब्लू वाला भी है। ये ब्लू वाला क्या है सर, ये ब्लू वाला है ओसीआई कार्ड, ये है,
है आईडी कार्ड जैसा, पासपोर्ट जैसा ही है ये। अब ओसीआई कार्ड भी है इनके पास, और इनके पास प्रॉपर पासपोर्ट भी है जो ये वहां का है जहां ये रह रहे हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो ओसीआई कार्ड है वो ड्यूअल सिटीजनशिप है, वो डबल सिटीजनशिप है। ये कंफ्यूजन है कईयों को। देखो, एक्शन सारे के सारे डबल सिटीजनशिप वाले लगते हैं, लेकिन नहीं है, बस ये समझ लो आप। ये कंफ्यूजन होता है लोगों को, मुझे भी था एक समय पे कि सारे सारे फीचर तो मिल रहे हैं इनको डबल सिटीजनशिप वाले, तो फायदा तो इसको डबल सिटीजनशिप बोल ही दो। पर लेकिन इंडिया का संविधान कहता है नहीं नहीं नहीं, सिंगल सिटीजनशिप होती है, सिटीजनशिप एक ही होती है। आप क्या हो, आप ओसीआई कार्ड होल्डर हो, बस। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर होल्डिंग द कार्ड, जिस पे लिखा है कि आप क्या हो, ओसीआई, आप हो ओसीआई कार्ड, सॉरी ओसीआई व्यक्ति। ठीक है, अब ओसीआई व्यक्ति के बारे में हमें बात करनी है कि क्या, कैसे कैसे। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जिसको ब्लू वाला मिल गया है कार्ड होल्डर फॉर 5 years, कैन रजिस्टर हिमसेल्फ एज सिटीजन ऑफ इंडिया। करा सकता है, तो अपना ट्राई कर सकता है मेहनत करके, कि अगर इसको रहना है तो यहाँ इंडिया में रहे कम से कम 12 महीने 1 साल, और यहाँ पे आके फिर अपना ले ले, अपना जो भी अपना इसको अगर यहाँ की नागरिकता प्रॉपर लेनी तो ले ले भैया। लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who is ordinarily resident in India for 7 years before making an application for registration, क्या आप आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ो, इसमें ओसीआई, एनआरआई, पीआईओ, ये वाले जो लफड़े हैं कैसे शुरू हुए, क्या हुआ। तो भैया 2002 में वाजपेयी जी की सरकार में क्या हुआ, एक बार तय हुआ कि लाओ ये ओसीआई वाले जो लोग हैं कई ज्यादा परेशान कर रहे हैं, परेशान हैं क्या, ऐसा देख लेते हैं इनको। तो एलएम सिंघवी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनवाई। कमेटी को बोला जरा एक बार ये समझो कि जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप हमारे रिश्ते कैसे होंगे, किससे, रिलेशनशिप हमारे रिश्ते इंडियंस के, इंडिया एंड इंडियंस आउटसाइड, जो लोग बाहर रहते हैं, इंडियंस आउटसाइड। तो इन देशों में, तो इंडिया और इंडिया के रहने वाले जो बाहर के इंडियंस हैं, इनके रिश्ते जरा समझो, जरा कितनी दिक्कतें आ रही, क्या दिक्कत आ रही है। सिंघवी साहब ने कमेटी बनाई, कमेटी बन के कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दे दिए। कमेटी ने बोल दिया कि जो सीए हमारा एक्ट है 1955 का, उसमें कर दो अमेंडमेंट। क्या अमेंड कर दिया, टू प्रोवाइड ग्रांट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप टू द पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी पीआईओ जो लोग होते हैं बिलोंगिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड कंट्रीज। ठीक बात है। अभी इन्होंने कहा कि पीआईओ जो लोग इंडिया में बाहर रह रहे हैं, आप इनको दो क्या, एक ड्यूअल सिटीजनशिप दे दो। संविधान ने कहा कैसे दे दोगे भाई, संविधान ही कहता है कि एक ही नागरिकता होगी टोटल। तो सीए आया 2003, सीए 2003 ने बोला कि ठीक है, हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बना रहे हैं, हम बोलेंगे ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं, देखो जिनके रूट्स इंडिया के हैं, पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो लोग इंडिया से जिनका वास्ता रहता था, हम ऐसे 16 देशों में रहते हैं, ऐसे कई सारे लोग, तो उनको हम देंगे क्या, ओसीआई। पर उनको नहीं देंगे जो यहां और यहां रहते हैं। लो, ये बदनाम देश है, ये दोनों ऐसे देश हैं जो हमेशा बहुत परेशान करते हैं। तो हमने कहा तुम दोनों, तुम्हारे जो इंडियंस हैं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे 16 देश जहां शांति है, जो जिनके संबंध हमसे अच्छे हैं, हमने कहा बढ़िया है, तुम अच्छे काम कर रहे हो, तो मतलब तुम अपना रेगुलर अपना करते रहो, काम चलाते रहो, ठीक है जी, ओके। लेकिन जैसे ऐसे सीए 2005 आया, सीएए 2005, एक और आया अमेंडमेंट बीच में, इसने कहा ऑल कंट्रीज, ऑल कंट्रीज, सारों को देंगे, सारों को देंगे। लेकिन ये दो एक्सेप्शन अभी भी रहेंगे, ठीक है, ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट 2005। नाउ अब क्या हुआ कि जब हमने ओसीआई देना शुरू किया, तो हमने कहा पीआईओ, फिर नाम बोलना है, एनआरआई क्या करना, क्या बोलना क्या है। तो जो ऑलरेडी हमारे पीआईओ स्कीम चल रही थी, हमने सीए 2015 में बोला कि पीआईओ स्कीम को हटा देते हैं, एक ही नाम रखते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो जो बाइफर्केशन जो हो रखा है, ये ओसीआई, पीआईओ, इन सब के बीच में हम हटा दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम खाली और खाली अब पीआईओ कार्ड होल्डर्स को बोलेंगे कि आप हो ओसीआई कार्ड होल्डर। दैट इज ओनली एंड ओनली वन स्कीम चल रही है यहाँ पे। क्या स्कीम का नाम है, स्कीम का नाम है ओसीआई कार्ड होल्डर। बस 3 तरह से क्लासिफिकेशन आप जानते हो। एनआरआई हो गए साहब, ये राहुल आए हैं, ये हमारे कुछ ये इसमें जो मूवी आती है इनकी, दिलवारे दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसी मूवीज आ रही है, एनआरआई साहब हैं, उसमें भारत की मिट्टी की बात हो रही है, बाहर रह के, विदेश में रह के, तो आओ इंडिया आके रहो फिर। तो एनआरआई हैं, ये इंडियन सिटीजन है जो ऑर्डिनरीली रिसाइड करता है आउटसाइड इंडिया एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट। मैं अगर 26 देशों में पढ़ा के आऊं पॉलिटी, मान लेते हैं, तो अगर मुझे 6 महीने से ज्यादा हो गया बाहर इंडिया के रहते रहते, मैं क्या हो गया, एक एनआरआई हो गया मैं। एनआरआई मतलब क्या, नॉन रेसिडेंट इंडियन, बस नाम से। मुझे बस बार बार जाके बुलाते हैं, लेक्चर लेते हैं मेरा और मुझे भगा देते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं हूं इंडिया का, इंडिया पासपोर्ट है मेरे पास, लेकिन मैं इंडिया में रह नहीं पा रहा हूं। पीआईओ कौन हुआ, पर्सन हु और हुज एनी ऑफ एंसेस्टर्स वाज एन इंडियन नेशनल, कोई उनका रिश्ता रहा होगा इंडिया से, एंड हु इज प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्री का सिटीजनशिप या नेशनलिटी, यानी कि वो किसी और देश का पासपोर्ट होल्ड करता है।
वो इंडिया का नहीं रहा है, वो इंडिया से उसका बस एक ताल्लुक रहा है कि हाँ उसके परदादा दादा लोग यहाँ के थे। ओसीआई कौन हुआ? पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सीए अपना 2015, सॉरी अपना ये अपना 1955। बस ओसीआई होने से कई सारे फायदे हैं। क्या होते हैं फायदे, एक बार देख लेते हैं। तो इनको क्या होता है, जो ओसीआई जिसके पास भी कार्ड होल्डर है वो ब्लू वाला, उसको क्या मिलेगा? मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पस। उसको नहीं बताना है जा जाके, उसको कहीं भी अपने, जैसे देखो आप FRRO होते हैं, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, पुलिस थाने में जाके नहीं बताना कि साहब मैं भारत का व्यक्ति हूं या रह रहा हूं। ये बातें किसी को बतानी होती है? जो लोग आते हैं कुछ हफ्तों के लिए, कुछ वीक्स के लिए, अगर वो ओवरस्टे कर जाते हैं तो पुलिस फिर जाती है उनको पकड़ने, फिर उनको लोग जाके ढूंढते हैं कि कौन है जो यहाँ बसा हुआ पता नहीं चल रहा है। अब अगर आप ये देखो एनआरआई के साथ कहां कहां वो इक्वल है, एनआरआई के साथ पैरिटी है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल टू देम इन इकोनॉमिक, कोई भी एजुकेशन फील्ड हो, कोई भी फाइनेंशियल फील्ड हो, कोई भी चीज हो, उसमें एनआरआई के बराबर है वो, एक्सेप्ट इन मैटर्स रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ, जहां पे उनको एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन की अगर उनको प्रॉपर्टी लेनी है तो। इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी लेते समय वो सेम नहीं है एनआरआई से। अब ये बात समझो आप, ट्रीटेड एट पार विद एनआरआईज इन द मैटर ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडियन, जहां पे हमारा चिल्ड्रन अगर उन्हें अडॉप्ट करने हैं या उनको अगर बच्चे अडॉप्ट करवाने हैं या करने हैं, जो भी करवाना है, दे आर सेम एज एनआरआई। चलो, ट्रीटेड एट पार विद रेसिडेंट्स इंडियन नेशनल्स इन द मैटर ऑफ टैरिफ, जहां पे उनको ट्रेड अपना ड्यूटी, अपना कोई भी अपना कस्टम ड्यूटी हो, एक्साइज ड्यूटी हो, जो उनको भरनी होती है इन द डोमेस्टिक सेक्टर्स, वहां पे दे आर एट पार विद एनआरआईज ऑल्सो। एनआरआई के साथ चक्कर क्या है? NRIs, all benefits are available to Indian citizens subject to notification issued by the government from time to time। मतलब ये नॉर्मल सिटीजनशिप है, मतलब ये नॉर्मल सिटीजन है, हमारे जैसे हम और आप रहते हो ऐसे ही NRIs भी है, उनके साथ कोई भेदभाव ज्यादा है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कैन विजिट इंडिया विदाउट अ वीजा फॉर लाइफ लॉन्ग, एनआरआईज को वीजा चाहिए ही नहीं होता है, पीआईओ अगर कोई है तो वीजा लेके आएगा, वो सुनीता विलियम जी आएंगे यहाँ पे, उनका स्वागत करेंगे, लेकिन उनको वीजा लेना पड़ेगा, बस ये बात है। आगे बढ़ो भैया। ये जो सिटीजनशिप जो एक्ट है, अमेंड तो कई बार हुआ है, तो अमेंडमेंट इसलिए लाना पड़ा क्योंकि हर बार हमें समझना पड़ता है कि नए तरह के लोग, नए तरह के, फिर एनआरसी, फिर ये, फिर वो, क्या करें, तो हमने अमेंडमेंट किए हैं इसको 86 में, 92 में, 2003, 2005, 2015, 2019। ठीक है जी, ये सारे के सारे अमेंडमेंट आ गए इसके। अब जब अमेंडमेंट आए, हमने देखा कि लाओ कैसे कैसे अमेंडमेंट हुआ है, और सबसे बड़ा जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है 2019 का, इस अमेंडमेंट में क्या क्या इश्यूज हुए हैं, तो एक बार इशू समझ लेते हैं, कहानी क्या हुई है। देखो आप 2003 में जो अमेंडमेंट था उसको ही आप एक बार मद्देनजर रखो। उसमें पहली बार इलीगल माइग्रेंट वर्ड की डेफिनेशन आई थी। टर्म इलीगल माइग्रेंट इज एडेड इन दिस एक्ट। मतलब क्या इलीगल माइग्रेंट का? जो व्यक्ति एंटर किया है इंडिया में विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स, या एंटर किया है इलीगली, तारों के नीचे से जो आगे आ गया, या पहाड़ी कूद के, वादियां कूद के ऊपर कूदता हुआ आ गया, ये नदी तैर के आ गया, तो वो क्या हुआ? हमारा इलीगल माइग्रेंट हो गया हमारे यहाँ पे। ये माइग्रेशन करके आया है और इलीगल तरीके से आया है, इसलिए इसका नाम हो गया इलीगल माइग्रेंट। अब इस व्यक्ति को फॉरेनर्स whose visa is expired, अगर वो ओवरस्टे कर गए, यहाँ पे कहीं छुप के बैठे हुए हैं, and they are still continuing to stay in India, they are also called illegal migrants। सही बात है। 2003 CAA के हिसाब से an illegal migrant is not eligible to be to acquire citizenship, किसी भी तरीके से, चाहे बर्थ के माध्यम से, चाहे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, डिसेंट हो, नेचुरलाइजेशन हो, कोई माध्यम से आपको नहीं मिलेगी क्या? नागरिकता हमारे यहाँ की। क्यों? क्योंकि आप एक इलीगल माइग्रेंट हो, आप तय रास्ते से नहीं आए हो, आप नॉर्मल तरीके से नहीं आए हो, और यू आर अनवेलकम, यू आर टू बी डिपोर्टेड। आपको जो हमारा फॉरेनर एक्ट है, जो हमारा पासपोर्ट एक्ट है, उसके तहत वी कैन ऑल्सो डिपोर्ट यू। ये बात याद रखना। सीए 2019 कहता है कि अब प्रॉब्लम आ रही है उन देशों में, जो तीन देशों में जहां पे हमारे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और वो परसिक्यूट कर रही है इन सारे धर्मों को, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, ये धर्म के जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहते हैं। तो इन देशों के लोगों में, तो इन देशों में क्या है, 3 देशों में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पहली बात। दूसरी चीज, मुस्लिम ज्यादा है, और ये वाली जो पॉपुलेशन है ये परसिक्यूटेड है, परेशान है। ये 6 कम्युनिटी हैं, दीज आर माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन दीज कंट्रीज। साफ बात है, ठीक है। सीए बोलता है कि हम इन लोगों को जो इन देशों से आए हैं, हम उनको देंगे, प्रोवाइड करेंगे इंडियन सिटीजनशिप टू इलीगल रिफ्यूजीज जो आके यहां बसे हुए हैं, 6 communities from these areas। याद रखना ये बात, वर्थ टू मेंशन दैट इलीगल माइग्रेंट्स कैन बी इम्प्रिजन्ड, उनको जेल हो जाएगी, उनको डिपोर्ट कर देंगे, उनको डिटेन कर देंगे, उनको कहीं भी धर लेंगे कैंप में। ये करवा सकते हैं हम करवाते कैसे हैं? कि अपने मन से नहीं, ये करवाते हैं हम फॉरेनर एक्ट के माध्यम से और पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, तब से हमारा एक्ट है, दोनों के दोनों एक्ट।
1920 का, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होकर चुका है, हमने तुरंत तुरंत तय कर लिया पासपोर्ट होना चाहिए सब जो भारतीय बाहर के हैं, इधर उधर के हैं, इन लोगों के लिए। ठीक है भैया, तो इन दो कानूनों के हिसाब से अगर इलीगल माइग्रेंट मिल जाता है तो हम उसको इम्प्रिजन कर सकते हैं, हम उसको डिटेन कर सकते हैं, हम उसको डिपोर्ट भी कर सकते हैं अपना। ठीक बात है। ये जो दोनों के दोनों एक्ट हैं ये एम्पावर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप क्या करो, आप एंट्री देखो, एग्जिट देखो और रेसिडेंस देखो फॉरेनर्स विद इन इंडिया। ठीक बात है। अब सेंट्रल यानी कि होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल, ये तय करती है कि किस व्यक्ति को हमें बाहर भेजना है, किसको हमें पकड़ के रखना है, किसको धरना है, किसको क्या करना है। ठीक है। अब जो सीए 2019 है ये कहता है कि यहां पे आप अगर नागरिकता हमारी इंडिया की लेना चाह रहे हो, बात सुनना पूरी, कहानी क्या है, सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एंट्री। अगर आप ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014 से आ गए हो यहां पे, यानी कि 2019 को जब ये अमेंडमेंट आया था उससे 5 साल पीछे जाओ, अगर आप 2014 31 दिसंबर के पहले बस आ जाओ यहां पे किसी भी तरह इनटू इंडिया, एंड ऑल लीगल प्रोसीडिंग आपके खिलाफ जो चल रही है इस फॉरेनर एक्ट के तहत इलीगल माइग्रेशन की वजह से या इस नागरिकता के अराउंड जो आपके ऊपर जो भी प्रोसीडिंग चल रही है हम रोक देंगे, खत्म कर देंगे, विल बी क्लोज्ड। हाउएवर द बिल विल नॉट गिव दिस, ये जो बेनिफिट्स हैं टू द इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ AMTM। ये जो 4 स्टेट्स हैं ये किस शेड्यूल में हैं, कोई शेड्यूल में कहलाते हैं आते हुए, ये जो 4 स्टेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं जिनके यहाँ पे बहुत सारे, तो इन एरियाज को हम कहते हैं ये बहुत सोफिस्टिकेटेड सेंसिटिव एरिया है, डेलिकेट एरिया है, इन जगहों पे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे सिटीजनशिप का ये वाला अमेंडमेंट का ये इंप्लीमेंटेशन नहीं लगेगा। ठीक है। अब ये जब अब तब तो बिल तब तो एक्ट बन गया ये। ठीक है, ओके, आप समझे ये बात को कि जो व्यक्ति उस 6 कम्युनिटी में से है, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी, तो ये सारे के सारे लोग जो वहां से आए हैं फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज, उनको क्या मिल रहा है, अगर वो इस डेट से पहले किसी भी तरह आ गए हम मान लेंगे सही है ये भारत के नागरिक हैं, डन, ओके हो जाएगा। ये बात समझो आप, ये पहले कुछ और था। हम ये पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 में जो आया था उसमें इनिशियली प्रोवाइडेड दैट दीज इलीगल माइग्रेंट जो आ रहे हैं ये 6 कम्युनिटी, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से, इनको रहना कितना है, कम से कम 6 साल रहना है, तब इनको क्या मिलेगी, सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन। फिर क्या हुआ, सिटीजन ये हमारा 2019 आ गया, 2019 ने इसको घटा दिया, 6 साल को खत्म करके 5 साल कर दिया, यानी 2014 ये डेट हो गई। ठीक बात है, इजी है, समझ में आ गया। अब कहानी है ये, लड़ाई इसी बात पे है, इस बिल का ऑपोजिशन क्यों है, इस बिल के ऊपर कई सारे लोगों ने कई सारे तर्क रखे हैं। क्या बोल रहे हैं कि डज नॉट गिव सिटीजनशिप टू इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ अदर मुस्लिम कम्युनिटीज, जो मुस्लिम कम्युनिटी भी है ऐसे कई सारी, कि आप देखो यहाँ पे पाकिस्तान में जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम्स, अब ये पाकिस्तान का तो जो पहला कानून ही था वो इसके अराउंड ही था कि अहमदिया मुसलमान नहीं है, अहमदिया मुस्लिम्स अगर ये आना चाह रहे हैं तो, क्योंकि ये भी वहां उतनी बुरी तरह मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं। अब आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, ये क्या है फिर, आर्टिकल 14 जो सबके लिए बराबरी देता है, राइट टू इक्वालिटी कहता है, नॉर्थ ईस्ट के लिए बात क्यों कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट ऑब्जेक्टिव सीए, भैया आप बात करो हमसे, आपने AMTM वाले जो एरिया में नहीं लगवा रहे हो कानून, तो नॉर्थ ईस्ट को तो चाहिए ये चीज, क्योंकि बांग्लादेश के कई सारे लोग वहां चले गए, आसाम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, इन जगहों पे। अब ज्यूज और एथीस के बारे में क्या कहोगे आप, वो भी तो वहां रहते हैं। फिर और देश के बारे में क्यों नहीं आपने इंक्लूड किया कि भैया नेपाल चाहिए, भूटान चाहिए, लंका चाहिए, म्यांमार चाहिए, यहाँ के रोहिंग्या, यहाँ के तमिल्स, तो उनका तो भाई यहाँ क्या होगा उनके साथ, इसको कोई एड्रेस करने वाले अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चैप्टर हो गया हमारा क्लोज, चैप्टर इज ओवर। जब अगला चैप्टर आएगा वहां हम पढ़ेंगे क्या, एफआरस। ठीक है, तो भैया शुरू करेंगे अगले चैप्टर में कहानी जब आएगा चैप्टर। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ।